मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज इस विशेष बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं बजट हरियाणा की। आज मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना मनोहर पिटारा खोला। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बजट से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि विपक्ष हमेशा की तरह कह रहा है कि ये एक कागजी बजट है। इसको आज हम इस विशेष बुलेटिन में दर परत खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से आम इंसान को क्या मिल सकता है, विपक्ष जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और सरकार जो दावा कर रही है वो ग्राउंड लेवल पर कितना उतर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरियाणा की सरकार में। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एक्सक्लूसिव सूर्य समाचार पर। बहुत बहुत स्वागत है मूलचंद जी आपका सूर्य समाचार पर। बजट आपने सुना, लगातार आपने मेजें थपथपा कर धन्यवाद भाई साहब। खट्टर साहब जो बजट पेश कर रहे थे उसकी सराहना की। एक आम आदमी के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो हमारे गांव के लोग समझ जाएं कि ये जो बजट आज मनोहर लाल जी ने पेश किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, इस बजट में है क्या, सीधे सीधे शब्दों में, क्योंकि अर्थशास्त्री के तौर पर समझेंगे तो आम जनता को समझ में नहीं आएगा, वो आप हमें समझा दीजिए। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। सीधे सीधे शब्दों में बताना आपको जानकारी दूंगा कि कोई टैक्स, कोई कर, कोई व्यापारियों पे, उद्योगपतियों को लगा नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि बार बार जो अपने बेसहारा जो पशु रहते थे, किसान बार बार आरोप लगाते थे भाई इनसे फसलों का नुकसान होता है और फसलों बर्बाद होती है। किसान बार बार अपनी अपील करता था। और जहां गौशाला के लिए जहां 40 करोड़ था पहले, अब 400 करोड़ उसका रखा है बजट में कि गौशालाएं सुंदर होंगी और गौओं को गौशाला के भीतर रखा जाएगा, चारे का इंतजाम, उसकी छाया का व्यवस्था की जाएगी। और जो जितने भी गौशाला उनको मजबूत बनाने का काम करेगी सरकार। सबसे बड़ा लाभ यहाँ मिलेगा जी। और किसी भी क्षेत्र बिल्कुल, में ये जो पॉइंट है मेरे जहन में भी सबसे ज़्यादा यही समझ में आ रहा था कि जैसे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रावधान रखा गया है 50 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा का जो अतिरिक्त जगह होगी उसके लिए रखा गया, लेकिन गौशाला के लिए जो बजट था वो 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया। और आपकी सरकार जब से सत्ता में आई है गौ माता का विशेष ध्यान रखती है। लेकिन पिछले दिनों की हम बात करें तो जगह जगह से जो हमें खबरें मिल रही थी, जो गौशालाएं हैं उनमें लगातार मृत पाई जा रही थी। और जब बजट वो 40 करोड़ के हिसाब से देखते हैं तो एक दिन का जो बजट है वो 1 रुपये से भी कम प्रति गाय पड़ता था। तो आपको लगता है ये जो 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इससे वाकई गौ माता को लाभ होगा और गौ माता को लाभ पहुंचाकर पार्टी को भी लाभ होगा? नहीं, पार्टी का लाभ नहीं कि प्रदेश की जो गौ माताएं थी जो सड़क पर रहती थी, सबको एक्सीडेंट होता था, उससे कारण दूसरे लोगों को एक्सीडेंट होता था और फसलों में जंगल में जो घूमती थी, इससे सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि गौ माता की रक्षा की जाएगी, चारा मिलेगा, उसके लिए शेड बनाने का काम होगा, उसकी जो देखभाल होगी ठीक होगी। और बार बार ये आवाज़ थी कि गौ माता के लिए जो बजट है बहुत कम है, ये 400 करोड़ जो रुपए रखे हैं, इससे पूरे प्रदेश में गौशालाओं को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा और गौशाला को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा बजट में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गौशालाओं को दिया है और आम व्यक्ति जो पीड़ित था, किसान जिसका नुकसान होता, उसको भी लाभ मिलेगा और गौशाला को भी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ मिलेगा।
चलिए, गौ हमारी माता है और गौवंश के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं तो सभी उसके लिए आपके आभारी हैं। जब से सरकार बनी है, गोरक्षा की बात आप करते हैं, सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, नदियों के पूजन की बात करते हैं इस बजट में। और दूसरा पॉइंट आपके जहन में कौन सा है? क्योंकि पहला आपके जहन में भी गौ माता की रक्षा हो, गौ माता सड़कों पे जो एक्सीडेंट का कारण बन रहा है गोवंश वो ना बने, परिवहन मंत्री के तौर पर आपका ये पॉइंट मैं नोट करता हूँ। दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर आप सोच रहे हैं कि जनता हमारी वाहवाही करेगी? जो मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जो 50 करोड़ रुपए जो अपने विधानसभा के लिए दी, नई शुरुआत के नई पहल की है चंडीगढ़ के अंदर, ये सबसे बड़ी पहल है। और किसी भी, मैं अपने परिवहन महकमे की बात करूं और परिवहन बेड़े को जितना मजबूत करने का इस बजट में काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो परिवहन में 1000 बसों की हमें और परमिशन दी है, 550 इलेक्ट्रिकल बस और 600 नए बस स्टैंड पीपी मोड पर बनाए जाएंगे। कि इससे क्या है कि आने वाले समय में कि जिस तरह से रेलवेज या एयरपोर्ट को जितना बढ़ावा मिला है, जितना ट्रांसपोर्ट के बस स्टैंडों को बढ़ावा मिलेगा, बढ़िया एयरपोर्ट होंगे, उन पर उनकी पीने की, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बैटरी की व्यवस्था, ड्राइवर कंडक्टरों के लिए व्यवस्था होगी। जितनी सुविधाएं देने के लिए इस बजट में ट्रांसपोर्ट को दिया है, ये मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। जहाँ चिकित्सा में इतना पैसा मुख्यमंत्री ने दिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ पे और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने जहाँ पशुपालन में जहाँ हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल देने का मुख्यमंत्री ने काम किया है, जहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा कार्य किया है, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हर चीज़ में बढ़ावे का मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जी, आप से बात हम ट्रांसपोर्ट की करते हैं क्योंकि जो बसों का बेड़ा है उसके आप सर्वा हैं, परिवहन मंत्री हैं। तो तकरीबन आप बता रहे हैं 500 बसें नए बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसमें से मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कुछ बसें जो हैं वो किलोमीटर स्कीम के तहत ली जाएंगी। उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये जो बसों की नई फ्लीट आएगी या नई बसें किलोमीटर स्कीम पे ली जाएंगी हरियाणा में, हरियाणा के लोगों को जिससे फ़ायदा पहुंचेगा। मैं विस्तार से आपको जानकारी ट्रांसपोर्ट की देता हूं जी, कि पिछले साल 2022-23 में जो मुख्यमंत्री जी ने हमको 809 बसें, 1000 बसें, 150, 250 बस, 2150 बस मुख्यमंत्री ने पिछले साल में जो 31 मार्च तक आने वाली हैं, इसी तक हमारे बेड़े में मिलकर ये सारी बसें 5200 बस हमारे बेड़े में शामिल होंगी। 5200 बस हमारे पास 31 मार्च तक हमारे पास आएंगी। आने वाले समय 23 और 24 में 550 इलेक्ट्रिकल बस होंगी जो गुड़गामा, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार, अपने सोनीपत, झज्जर, जो एनसीआर का इलाका है, एनसीआर में जो लगते हैं, जो इलेक्ट्रिकल बस है वो हमारे इस इलाके में चलने का काम करेगी जब पॉल्यूशन फ्री होगा। और 1000 बस ऐसी हैं जो किलोमीटर स्कीम की बस भी बेड़े में हम शामिल करेंगे, जिससे जितने हम पे रूट निकल के आएंगे उन पे सब पे चलाने का लोगों की डिमांड के आधार पर उतनी बस हम उस पर चलाने का काम करेंगे। जो इलेक्ट्रिक बसेस की आप बात कर रहे हैं शर्मा जी, तो इनके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह, उनके प्रावधान के लिए भी बजट अनुमान में कुछ प्रोविजन किया गया है? पूरी तैयारी है, सारा बजट इसमें हमारे पास है। जहाँ चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहाँ पे चार्ज से कितनी ज़रूरत है और कौन कौन से रूट हमारे तय होंगे, उन सब के लिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके लिए हमने सारी तैयारी है। और जल्दी ही इलेक्ट्रिकल बस हम पूरे एनसीआर के इलाके क्षेत्र में देंगे, जहाँ डीजल की जो खपत है उसमें कमी आएगी, पॉल्यूशन में कमी आएगी, आम व्यक्ति के लिए इसको लाभ मिलेगा। और पर्यावरण पे बार बार प्रधानमंत्री जी ने रखा है, पर्यावरण को पर विशेष ध्यान रखा है और मुख्यमंत्री ने उसी के तहत हमें जो बस हैं 550 वो भी इसके तहत हम चलाने का काम करेंगे। जी, एक सवाल आपके विभाग के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है क्योंकि हरियाणा में
सबसे ज़्यादा जो क्रांतिकारी कर्मचारी माने जाते हैं वो परिवहन निगम के ही माने जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं, चाहे चंडीगढ़ डिपो के लोग हों या अलग अलग जो उसमें संस्थाएं हैं, उनके लोग आपके सामने अलग अलग मांगे लेकर पहुंचते रहते हैं। कभी पेंशन स्कीम को लेकर, कभी ड्राइवरों की नई भर्ती हो, स्टाफ की कमी है, तो उन चीज़ों के लिए भी कोई प्रावधान किया गया है कि आने वाले समय में जो आपके कर्मचारी हैं परिवहन निगम के, उनको और सुविधाएं मिलें, या जो उनकी अभी तक मांगें चलती आई हैं उन मांगों को लेकर सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान किया है? मैं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने जो डिमांड हमारे पास रखी थी, या प्रमोशन की रखी थी या दूसरी उनकी डिमांड थी, उन सबको हमने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे उनकी जितनी डिमांड थी उनको किया है। उनकी डिमांड बसों की थी, बसों को हमने पूरा करने, जहाँ प्राइवेटीकरण के बार बार आरोप लगते थे उसको हमें प्राइवेटीकरण के नाम से कुछ लोग राजनीति कराते, वो भी हमने ख़त्म करने का काम किया है। और उनकी जो डिमांडें कभी ख़त्म नहीं होती, डिमांडें आती रहती हैं, जैसे समय चलता है उस तरह से ही कर्मचारी की डिमांडें आगे बढ़ती हैं। और कर्मचारियों ने, जैसे भर्ती की बात है, कौशल विकास हमारे पास है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे पास, जिससे हमने जितने कंडक्टर ड्राइवर हैं उनकी भी डिमांड हमारे पास आती रहती है। जैसे जैसे जब तक भर्ती नहीं होगी, कौशल विकास भी हमारे पास है, वहाँ से हम कंडक्टर ड्राइवर लेंगे और जल्दी से जल्दी उनको भर्ती करने का भी काम करेंगे। उस तैयारी के साथ भी हम पूरी तरह तैयार हैं कि इस तरह की कोई परेशानी हमारे हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नहीं आएगी जिसके लिए कोई परेशानी हमें उठानी पड़े। जी, एक सवाल यात्रियों से जुड़ा हुआ करूंगा। जो यात्री हरियाणा रोडवेज की बसों से यात्रा करते हैं और जब हम चलते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ रूट पर, तो सबसे जो खूबसूरत बसेस नज़र आती हैं उसका मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, वो हरियाणा रोडवेज़ की नज़र आती हैं। लेकिन हरियाणा रोडवेज़ के जो ड्राइवर भाई हैं वो सड़क पर ऐसे चलते हैं कि वही शहंशाह हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। तो उनको भी थोड़ा प्रशिक्षित किए जाने की ज़रूरत है कि बस है, इसको बस के तरीके से चलाओ, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है। ख़ासतौर से जो वोल्वो के ड्राइवर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रैश चलते हैं। पूरी रात अगर आप इस गाड़ी में बैठे हो तो हॉर्न बजाते हुए 5 घंटे आपको सफ़र करवाते हैं। तो थोड़ा जो स्किल डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो कंडक्टर का काम कर रहा है या ड्राइवर का काम कर रहा है या यात्रियों से जिनका सीधा संपर्क है, बुकिंग विंडो पर बैठे हैं, रिजर्वेशन में बैठे हैं, तो बातचीत का जो लहजा है अपना थोड़ा हरियाणवी है। सभी लोग समझते हैं, सीधे साधे लोग हैं। लेकिन आजकल सर्विस इंडस्ट्री में ही आता, कंपटीशन बहुत गहरा है। आजकल आपकी बस की टिकट अगर 800 रुपये है तो उसको छोड़कर लोग प्राइवेट बस जो 2500 रुपये की उसमें जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पेश ठीक से आते हैं उनके कर्मचारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा। उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अपनी धमक है। अगर यह पंजाब हिमाचल कोई बस आती है तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज को पसंद करते हैं। जो आपने जानकारी दी, कंडक्टर ड्राइवर हरियाणा की एक तो बोली भाषा का थोड़ा प्रभाव है, पर हमने कर्मचारियों को कहा है कि हम एक ट्रांसपोर्ट है, हमें सबको एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाना है। उनके साथ बिहेव कैसा होना चाहिए, उससे बातचीत ठीक ढंग से करनी चाहिए, बुकिंग करनी है उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। कोई कमी वो भी जानकारी हमको उनसे जानकारी सही हिसाब से समय पे देने का काम करें। और अपने जो बिहेवियर, खाने का, पहनने का, इस पे भी हम विशेष ध्यान रखें कि हरियाणा रोडवेज की अपनी पहचान है। सब लोग हरियाणा रोडवेज में सफ़र करना चाहते हैं और छोटी कोई समस्याएं होंगी उनको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा रोडवेज को लोग लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवारी करें। अब ई टिकटिंग की बात करें, पहले हमने उत्तर भारत में सबसे पहले ई टिकटिंग की है, उससे पैनिक बटन हमने बस में लगाने का कार्य किया है। और जो भी अपनी ई टिकटिंग होगी सीधा पैसा खजाने में जाने का काम करेगा। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और इससे आने वाले समय जानकारी बस का, ये जो ई टिकटिंग वाला आया, ये भी मेरे जहन में अभी क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है, अभी पहले एक मशीन होती थी कंडक्टर के हाथ में और जब टिकट मांगते थे वो टिकट दे देते थे। लेकिन अब फिर से वही वाला प्रचलन शुरू हो गया है कि वो 15-20 टिकटें देते हैं इकट्ठी करके, 2 रुपये की 5, 50 रुपये की ये। और वो वाली टिकटें बहुत सारे जो कंडक्टर हैं, हमने ऐसा भी देखा कि जब सवारी उतरती है तो उससे वापस भी ले लेते हैं।
तो वो वाला कब तक हो जाएगा सभी बसों में कि इलेक्ट्रिक टिकट मिले ताकि सरकार को चूना ना लगे। दूसरा, जब बसेस रुकती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में बीच में कहीं पे चाय पानी के लिए या खाने के लिए, तो कई ऐसे ढाबे हैं जहां पर जो यात्री है उनकी खाल निकाल दी जाती है, इतना ज़्यादा पैसा उनसे चार्ज किया जाता है। और अगर सवारी वहाँ पर बहस करे उस ढाबे वाले से तो उसकी खैर नहीं है, फिर ढाबे वाला उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि अगली बार वो बस से उतरने की हिमाकत नहीं करता। ये बहुत जगह देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है कि इस तरह के जो ढाबे हैं, इस तरह के जो रेस्टोरेंट में जो बसें रोकते हैं, हमने निश्चित किया है कि बसों को हरियाणा रोडवेज के, जहाँ हरियाणा रोडवेज का जब बस स्टैंड है वहीं रोकेंगे, वहीं पे बसों को रोकना है। और जो ई टिकटिंग अभी 6 जिलों में उसकी शुरुआत है, आने वाले समय पूरे प्रदेश में ई टिकटिंग हो जाएगी। और कोई इस तरह का कोई टिकट लेके वापस लेके ले लिया दूसरे को देने का, जो भ्रष्टाचार की कड़ी है ई टिकट, उसे तोड़ने का काम करेगी और इससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। आम व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। जो आपकी जो जानकारी आपने दी, इस पर एक पे हम कार्य करने का काम करेंगे, ये भरोसा विश्वास रखते हैं। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे बताया गया है कि आपको और भी दूसरे चैनल्स पर भी जाना है। जब हम हाईवेज़ पे सफ़र करते हैं तो हाईवेज़ सरकार ने बहुत अच्छे बना दिए हैं, चाहे उसमें केंद्र सरकार का हाथ रहा हो या हरियाणा सरकार के हो, लेकिन हाईवेज़ पे जो चलने का स्टाइल होना चाहिए, हाईवेज़ बेशक हम अमेरिका जैसे बना दें, यूरोप जैसे बना दें, लेकिन उसमें कभी बीच में ऊँट गाड़ा आ जाता है, कभी ट्रैक्टर आ जाता है और ट्रक ऐसे चल रहे होते हैं कि अगर जो छोटी गाड़ी वाला है तो उसको सांप सीढ़ी की तरह चलना पड़ता है। तीनों लेन में ट्रक्स चल रहे हैं, तो इसको लेकर भी क्या कुछ आप कदम उठा सकते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए लेन निर्धारित हो, लेन में जो स्पीड लिमिट है वो निर्धारित हो, बीच में गाड़ियां ना रुकें और सर्विस लेन हो ताकि जो लोकल लोग हैं उनको दुविधाएं ना हो? नहीं, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ट्रैफिक भी अपने पास है। हमने जानकारी दी है कि जो अपने लाइन में चलाने कर दिया, ट्रैक्टर अपनी लाइन में चले, गाड़ी कार अपनी लाइन में चले। अगर इस तरह की कोई ओवरटेक करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। जहाँ कैमरे लगे हुए हैं, जो जानकारी हमको मिलती है, आने वाले समय में जो हैवी ट्रैफिक है, जो हैवी लोड के ट्रक है, एक साइड में चलेंगे, बसों की साइड भी इसका ध्यान रखा जाएगा। जो हाईवेज हैं, बढ़िया हाईवेज बने हुए, क्यों लोगों की जान माल की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, उसको भी से ध्यान रखा जाएगा कि इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली भी साइड में चलने का काम करें। चलिए, क्योंकि आप जब चंडीगढ़ से चलते हैं तो चंडीगढ़ से लेकर तकरीबन कुंडली बॉर्डर तक आपका इलाका है, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब आप ये लेन ड्राइविंग वाला कुछ कानून बनाकर अगर चालान करते हैं, जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो हमें भी आप बताइएगा। उस खबर को ज़ोर शोर से दिखाएंगे और हम कहेंगे कि ये वाली बात मूलचंद शर्मा जी को, परिवहन मंत्री को, सूर्य समाचार ने सुझाई थी, जिसके कारण अब आपका जो सफ़र है वो बहुत सुखद और सुरक्षित हो गया। बिल्कुल, अगर मैं चंडीगढ़ से फरीदाबाद तक जाता हूँ, हाईवेज पे जाता हूँ, कि इस तरह की जो मिलेगी उनके खिलाफ हम कार्रवाई हमने की भी है और करेंगे। समय लगता है किसी चीज़ को लाने पे, समय पे धीरे धीरे देश को धीरे धीरे ई टिकटिंग इतने समय के बाद हम लेके आए हैं, और बहुत लंबे समय के बाद अब जानकारी जो पोर्टल पे हम मिलती है, बहुत लंबे समय के बाद एक नई शुरुआत है, एक नई युग की शुरुआत है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में सब अपने नियमों का भी पालन करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में जो परिवहन में या सड़कों पर जो रूल बनाने में आप करेंगे, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सूर्य समाचार के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जो हरियाणा का बजट है, इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने आज क्या दावा किया है, हर वर्ग को खुश रखने की जो उनकी कवायद है, उनकी जो चिंता है प्रदेश के प्रति, जो दावे किए जा रहे हैं कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता, इसमें किसान हों, जवान हों, महिलाएं हों, उद्योगपति हों, सबका ध्यान रखा गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी इलाके हों, बुज़ुर्ग हों, विधवा पेंशन की बात हो, सब में इजाफा किया गया है। प्रदेशवासियों को
टैक्स ना लगाकर राहत देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन मैंने जैसा पहला बताया, विपक्ष को ये बजट बिल्कुल रास नहीं आ रहा है और बजट को विपक्ष जुमलेबाजी करार दे रहा है। क्या है ये पूरा बजट और क्या इस पे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में। हरियाणा के लोगों का इंतजार खत्म हुआ और गुरुवार को हरियाणा सरकार का खजाना खुला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपना पिटारा खोला और अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा और अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले सरकार की मंशा जाहिर की और कहा कि उनका मकसद हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर ले जाना है। सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट भाषण पढ़ते हुए कुल 1,78,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले बजट की तुलना में साल 2023-2024 का बजट करीब 11.6% ज्यादा है। हरियाणा के मनोहर बजट में गृह विभाग के लिए 6,828 करोड़ रुपए, कृषि एवं अन्य विभाग के लिए 7,342 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 1,663 करोड़ रुपए, शिक्षा खेल एवं संस्कृति विभाग के लिए 20,340 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 9,647 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं बिजली विभाग के लिए 8,274 करोड़ रुपए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए 6,598 करोड़ रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपए, पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 5,017 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के लिए 4,131 करोड़ रुपए, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के लिए 1,368 करोड़ रुपए, शहरी विकास नगर ग्राम आयोजन के लिए 6,052 करोड़ रुपए, सार्वजनिक कर्ज को चुकाने के लिए 32,220 करोड़ रुपए और गौ सेवा आयोग के लिए 40 करोड़ से बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री लाल ने ये भी कहा कि राजस्व घाटा लगातार कम हो रहा है। बजट अनुमान 2023-2024 में जीएसडीपी के 1.51% तक और कम होने के अनुमान हैं। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। सरकार कह रही है कि इस बार बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जिससे जनता को राहत देने की उनकी ये कोशिश है। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे विधवा और जो बुजुर्ग हैं उनको एक नई रोशनी मिली है। इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि सरकार क्या दावा कर रही है और उसके बाद इस रिपोर्ट को हम जो हमारे साथ नेता जुड़ेंगे उनके साथ इस विषय पर बात भी करेंगे। मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी थी। चूंकि अगले साल प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तो इस बजट की अहमियत बढ़ गई थी। प्रदेश का हर वर्ग राहत की उम्मीद कर रहा था और मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए साल 2023-2024 के बजट में किसी भी तरह का नया टैक्स न लगाने का ऐलान किया। यानी इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और सूबे की आवाम पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है
कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। मुझे राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, मनोहर लाल के पिटारे से बुजुर्गों और विधवाओं के लिए भी सौगातें निकली। सदन में बजट पेश करते हुए मनोहर लाल ने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा करने का ऐलान किया। सरकार ने इनकी पेंशन बढ़ाकर 2,750 रुपए कर दी, जो कि पहले से मिल रही पेंशन से 250 रुपए ज्यादा है। हरियाणा के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। कुल मिलाकर अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी पूर्ण बजट में मनोहर लाल ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि मनोहर लाल के किस बजट से हरियाणा तरक्की के नए आयाम हासिल करता है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार। और आइए अब चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं धर्मवीर सिंह, जो इस वक्त सूर्य समाचार के साथ लाइव जुड़े हैं फोन पर। बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। ये जो बजट आज मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। जी, कैसे देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, बजट चाहे केंद्र का हो या प्रदेश का, क्योंकि 1 साल का लेखा जोखा ही जो सरकार टैक्स देती है और वही लोगों पर खर्च करना पड़ता है। जी, बढ़िया बात है। प्रदेश की सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास अपना रेवेन्यू भी जनरेट किया। जी, और कुछ भारत सरकार से जो हमें अपना हिस्सा जीएसटी का मिलता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक ऐसी जगह पर है जहां नेचुरल हमें हमारे रिसोर्सेज नहीं है, कोई माइंस नहीं है, हम कोई समुद्र के साथ नहीं है। फायदा हमें केवल एनसीआर का मिलता है। इसके बावजूद प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और खासकर इस बजट में हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन सेक्टरों पर ज्यादा ध्यान दिया है। जी, आप देखोगे। जी धर्मवीर जी, आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि हमारे पास आय का कोई ज़्यादा साधन नहीं है। आय के नाम पर हमारे पास टैक्स के अलावा और कोई साधन सरकार के पास नहीं है हरियाणा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैदावार नहीं है। टैक्स लगाया नहीं तो फिर तरक्की कैसे होगी हरियाणा की? तरक्की देखोगे, आज हरियाणा प्रदेश देश के बाकी प्रदेशों में हाँ बहुत तेजी से हम आगे बढ़े। एक समय था जब हम पंजाब से अलग निकले तो ये मान के चलते थे आज से 65 साल पहले कि पता नहीं हरियाणा का क्या होगा, लेकिन आज हरियाणा पंजाब छोड़िए दूसरे प्रदेशों से भी आगे बढ़ा है। अच्छा। और कई प्रदेश तो ऐसे हैं, अगर आप टोटल नजर मारोगे देश की प्रदेशों पर, तो हम ज्यादा नहीं तो हम 30,000 करोड़ रुपए के आसपास तो सब्सिडी के तौर पर या वेलफेयर के नाम पर हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसा देते हैं। उदाहरण के तौर पर 13,000 करोड़ से ज्यादा तो हम बुजुर्गों की, दिव्यांगों की पेंशन देते हैं। हम 7-8 हजार करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजली में मदद करते हैं। और ये तो केवल अलग होगी सोशल वेलफेयर पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च करना, जहां से कोई पैसा नहीं आना। पर हेड जितना हम खर्च करते हैं शायद और प्रदेश नहीं करता। जी, आपके जो साथी हैं जेजेपी वाले, उन्होंने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 5,000 तक पेंशन होगी। अब तो सिर्फ 250 रुपये बढ़ाए हैं, तो इस हिसाब से तो 5,000 मुझे पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। तो साथियों को क्या जवाब देंगे? जनता तो सवाल पूछेगी। उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आप उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश पड़ोस में है, आप दिल्ली भी है, इधर राजस्थान है, मेरे अंदाजे में 2750 करोड़ रुपया देश के किसी प्रदेश में भी नहीं है, चाहे वो प्रदेश कितना ही कुछ भी कमाता हो। बहुत से प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ मैक्सिमम 1,000 रुपए पेंशन है, हम तो 2750 रुपए देते हैं।
पर वादा तो 5,000 का हुआ था ना, तो देश 2750 ही रहे हैं, और जितना अगले वायदा साल भी किया था 250 बढ़ा देंगे, उसके अगले साल भी 250 बढ़ा देंगे, तो भी ये पहुंचती नहीं लगती, 3250 तक ही पहुंचेगी अगर अगले 2 बजट में भी बढ़ाए गए तो वादा खिलाफी नहीं हो जाएगी? जनता सवाल पूछेगी फिर अक्टूबर 2024 में जब आप चुनाव में जाएंगे। होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि देश के किसी प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। अगर सही मायनों में देखोगे तो आपको आज अगर जरूरत है इस देश में, और हरियाणा प्रदेश भी, आप खेती करने वाला किसान, खेती करने वाला मजदूर और खेत में काम करने वाला वो सिपाही, चाहे वो देश की रक्षा सुरक्षा करता हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, दूसरा हो, इन दोनों को हमने कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। जो देश का पेट भी भरता है, देश की रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी के लिए भी वही तत्पर रहते हैं। हरियाणा के सबसे पुराने और वरिष्ठ नेताओं में से आप एक हैं, तो आप क्या हमारे साथ साझा करेंगे कि 2014 के बाद 2019 में केंद्र में, हरियाणा में जब आपकी सरकार लौटी, जो वायदे आपने अपने घोषणा पत्र में किए थे, संकल्प पत्र में किए थे, उन वायदों में से कितने % अभी तक आपने अचीव कर लिए हैं कि 2024 का जो रास्ता है वो आसान हो? 2014 में लोकसभा का हमने चुनाव लड़ा, फिर 2019 में लड़ा, और 2014 में जब लोकसभा लड़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रेल का, NH का, NHAI का, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का ये व्यवस्था नहीं थी 2014 से पहले। तो देश का ढांचा, अब मैं यहाँ से अगर मुझे जाना पड़ता है चंडीगढ़ तो मैं 3.25 घंटे में पहुंचता हूँ, पहले मुझे 6 घंटे लगते थे जी। यही पोजीशन आप क्रॉस इंडिया में देखो, सागरमाला में देखो, भारतमाला के प्रोजेक्ट देखो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू 4000 में जहाज में बैठ मुंबई चला जाएगा, सोचा नहीं था किसी ने। जब 2024 में चुनाव में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर, तो इस बार जो मुख्य मुद्दा है वो कौन सा रहेगा? ऐसे कौन कौन सी आपने अचीवमेंट कर ली कि आप जनता से वोट मांगेंगे? क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है राम मंदिर के नाम पर, तो राम मंदिर वाला मुद्दा तो अब तकरीबन खत्म हो ही गया, तो इनके अलावा दूसरे मुद्दे कौन से होंगे? देश की जनता समझदार है। हमने केवल ये कहना है कि एक तराजू लीजिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी है देश का नेतृत्व करने वाला, दूसरी तरफ पता नहीं ABCD कौन है, उनमें वजन देखोगे 10 गुना से ज्यादा मिलेगा। इसलिए वोट विश्वास पर मिलता है, नरेंद्र मोदी की बात पर मिलेगा। दूसरी तीसरी बात कहने का हमें कोई, मैं नहीं मानता कि कोई अलग से कोई हमें कहने की जरूरत पड़ेगी। जी, मतलब मोदी साहब का तो नाम चलता है देश में, और कहा यह जाता है कि इस बार तो पहले सांसद जो थे वो प्रधानमंत्री को चुनते थे, लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री के नाम से ही सारे सांसद बने हैं, तो ये तो श्रेय जाता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत अभी वोट प्रधानमंत्री, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनती है वो सरकार किसकी होगी, उसको लीड कौन करेगा, यही देखा जाता है। जी जी, इस बार भी यही देखा जाएगा कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है या ये और जो भी नाम आ रहे हैं वो ठीक है। जी, तो आप भी खुद सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि मोदी ही ठीक है। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ सांसद हरियाणा से, और अब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, OP धनखड़ साहब। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। जो बजट आज मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? चमक रहे हो सूर्य समाचार में, बताइए। धनखड़ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कट गया। धनखड़ साहब के पास शायद अपनी आवाज़ अभी नहीं पहुंच पा रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि एक और रिपोर्ट हम दिखाएं, और इस दौरान धनखड़ साहब से हम फिर संपर्क साधने का कोशिश करते हैं। कुछ और दावे जो इस बजट प्रावधान के दौरान मुख्यमंत्री ने किए हैं कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पर सरकार का फोकस रहेगा, गाँव को शहर की तर्ज पर रोशन किया जाएगा, शहरों में जो अनाधिकृत कॉलोनी है
उनको नियमित किया जाएगा। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट के ज़रिए हम देखते हैं और उसके बाद धनखड़ साहब से हम जुड़ेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार ने साल 2023-2024 का मनोहर बजट पेश किया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश बजट में कई अहम घोषणाएं 50 करोड़ का बजट में प्रस्ताव किया है। ये पिछले वर्ष की अपेक्षा में 11.6% की वृद्धि है। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रदेश के विकास पर जोर दिया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, कृषि समेत कई क्षेत्रों में विकास की सौगात दी गई। अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आशा करता हूं। मुझे राज्य के बच्चों के हित में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलने की आशा है। 2 साल पहले मैंने कहा था, सरकार 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल तब्दील करेगी। ये प्ले वे स्कूल अब 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सफलतापूर्वक बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं मौजूदा आंगनवाड़ियों को प्रवृत्त करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले 2 वर्षों में 4000 और प्ले वे स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं। प्रदेश में अगले 2 साल में 4000 नए प्ले वे स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। वहीं हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। बहादुरगढ़, कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाने की घोषणा की गई है। 3 नई मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। रेजंगला चौक से इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक, सदन पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक, आसौदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय से लंबित गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण 23-24 से शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, दूसरा सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक, और तीसरा हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बहादुरगढ़ से आसौदा तक मेट्रो का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए गुरुग्राम में 700 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खोला जाएगा। 11 जिलों में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेटर्निटी अस्पताल और 70 पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट पर पहली प्रतिक्रिया धनखड़ साहब की क्या है, ये जानने के लिए सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनखड़ साहब आपका सूर्य समाचार पर। इस बजट को जो हमारे आम जनता है उसको आप समझाने की कोशिश करें, एक आम व्यक्ति के लहजे में। बजट चरखी दादरी के आम व्यक्ति को समझ में आए तो नारनौल या नारनौल के व्यक्ति को भी समझ में आए। आंकड़ों के मायाजाल से दूर किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? देखो, पहली बात यह है कि बजट जो पिछले साल था उससे बढ़ा है 11% जी। 1,77,000 करोड़ से 1,83,950 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह है कि हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत है। अगर बजट उतना ही रहता या कम होता तो इसका मतलब ये होता कि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है जी। दूसरी साधारण बात यह है कि इस बजट में 31% से ज़्यादा पैसा पूंजीगत व्यय होगा। इसका मतलब ये है कि बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। यानी रेवेन्यू बजट जो होता है वो जाता है तनख्वाहों पर, पेंशनों पर। अच्छा। और पूंजीगत जो बजट होता है वो जाता है डेवलपमेंट पे जी। तो इससे मेट्रो बनेंगी, 3 मेट्रो अनाउंस हुई हैं, सड़कें बनेंगी 553, बल्लभगढ़ में एलिवेटेड जो है सड़क बनेगी, कैथल और बहादुरगढ़ में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनेंगी।
तो ये जो सफारी बढ़ेगी 10,000 एकड़ में, तो ये जो पैसा खर्च होगा नए कामों के लिए, तो आजकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो विकास पे पैसा खर्च होता है, डेवलपमेंट पे खर्च होता है, ढांचागत व्यवस्थाओं पे खर्च होता है, वो 7 बार घूमता है, तो उससे इकोनॉमी मजबूत होती है। जब दुनिया के आसपास के देशों की इकोनॉमी डूब रही है, उस समय भारत की इकोनॉमी मजबूत है। उसका कारण ये है कि भारत में पूंजीगत व्यय भारत के लेवल पे भी और राज्यों के लेवल पे भी अच्छी मात्रा में हमारे राज्य का पूंजीगत व्यय अच्छे लेवल पे है। पिछली बार पंजाब का केवल 9% था, इसलिए पंजाब की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। पंजाब का बजट भी हमसे कम था, तो इस नाते से जो हमसे आगे रहते थे वो पीछे आ गए। तो इसलिए ये बात है कि पूंजीगत व्यय ये शो करता है कि आर्थिक स्थिति में मैक्रो इकोनॉमी जिसको कहते हैं बड़े लेवल की इकोनॉमी, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि 31% से ज्यादा पूंजीगत व्यय। जी, माइक्रो इकोनॉमी की भी इसमें पूरी चिंता है नहीं। आम आदमी की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी, क्योंकि उसके लिए सामाजिक सुरक्षा जिसको कहते हैं दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी, जैसे बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ाई गई और उसका दायरा भी बढ़ाया गया, 180 से 3 लाख तक के लोगों को, आमदनी वालों तक को कर दिया, और 250 रुपये बढ़ा भी दिया। चिरायु कार्ड पहले 1,80,000 तक की आमदनी वालों तक का था, अब 3 लाख वालों तक का कर दिया, 9 लाख परिवार बढ़ गए। 125 रुपये केवल लेंगे, बड़ी मामूली सी राशि महीने की, या 1500 रुपये सालाना। इसी प्रकार से और सिक्योरिटी के कुछ नए व्यापारियों के इंतजाम किए हैं, सफाई कर्मचारी के, पत्रकार के भी किए हैं, कलाकारों की पेंशन बढ़ाई है। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, अंत्योदय परिवारों की भी सोशल सिक्योरिटी अलग अलग लेवल की बढ़ाई है, 6 साल के बच्चे से लेकर ऊपर वर्ग आदमी तक। तो ये सोशल सिक्योरिटी की दृष्टि से मैं कहूंगा कि हरियाणा पिरामिड के शिखर पे आ गया। इसके लिए मनोहर जी को 10 में से 10 नंबर हैं, जो इन्होंने सबसे अच्छा काम सिक्योरिटी के लेवल पर किया है। जी, चलिए, आपने मुख्यमंत्री को 10 में से 10 नंबर दे दिए। अब क्योंकि पत्रकार के तौर पे मेरा धर्म है कि जो विपक्ष कह रहा है वो सवाल भी मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और भाजपा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बजट आज पेश किया है मुख्यमंत्री ने, ये एक कागजी बजट है और ये कागजों में रह जाता है, और जो पिछला जो बजट था वो भी घोषणाएं हुई थी लेकिन आम आदमी तक पहुंचता नहीं है ये। तो इस आरोप पर आप क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, चिरायु कार्ड सब तक पहुंचे हैं, हमने देखे, बंटते हुए देखे, लोगों को इलाज कराते हुए देखा, अस्पतालों में देखा। 1 अप्रैल के बाद ये पेंशन सबको मिलेगी ना। पिछली बार 2,500 थी तो मिलती थी ना, कागजों में थोड़ी है, लोगों की जेब में पहुंचती है। इसलिए जो भी सरकार के काम होते हैं उसके फल आखिरी आदमी तक पहुंचते हैं। ये मोदी का युग है साहब, वो जमाना नहीं है राहुल गांधी वाला, जो है राजीव गांधी वाला, क्षमा करें, जिसमें से कह रहे थे कि 1 रुपया भेजता और 15 पैसे पहुंचते हैं। यहाँ तो पीएम किसान की जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त यूं की यूं जाती है, तो इसलिए वो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट दिए जाते हैं। वो जमाना बदल गया है, वो कांग्रेसी पुराने युग से बाहर आ जाए वो वक्त नहीं है। अब तो जो चीजें हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट से पहुंचती हैं। जी, एक जैसे प्रावधान होता है, हर बार मैं बजट में सुनता हूँ, इस बार भी SYL को लेकर 101 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो SYL का जो मुद्दा है ये पिछले 40 सालों से चला आ रहा है। तो ये वाला जो बजट प्रावधान है ये खाली कागज़ में दिखाने के लिए होता है, या जब आप प्रावधान करते हैं तो ये वाकई पैसा खर्च हो जाता है? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, पहले कैप्टन अभिमन्यु करते थे, तब भी 100 करोड़ का इसमें प्रावधान रहता था। ये आम जनता की दृष्टि से आप मेरे को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूं। ये सरकार की कमिटमेंट है कि हम SYL का 19 लाख एकड़ फीट पानी लेना चाहते हैं जी। जैसे जब इजराइल देश बन रहा था तो इजराइल के लोग लिखते थे अगले साल अपने यरूशलेम में मिलेंगे। हाँ, ये वैसे ही है कि हम इसके लिए कमिटेड है और हम इसके लिए पैसा भी रखे हुए हैं। हमको पता है इस पर राजनीति बहुत हो चुकी है, आपने भी कहा 4 दशक की बात दोहराई है। समझने की बात यह है कि अब ये विषय ऐसी जगह पर है और ऐसे तर्क के साथ है कि जिस तर्क पर मना करना भी मैं मानूंगा कि पंजाब और केजरीवाल दोनों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जो दिल्ली का पीने का पानी है वो 1050 क्यूसेस आता है, हरियाणा के पीने का पानी 2000 क्यूसेस लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो नहर है जिससे ये पानी आता है भाखड़ा डैम से, वो 6 दशक से पुरानी हो गई। कोई रिस्क हो गया तो पीने के पानी का भी संकट हो जाएगा। इसलिए पानी का एक अल्टरनेट चैनल बनना चाहिए। पंजाब अगर पानी की मात्रा की बात करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पानी कम होगा तो कम ले लेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा ले लेंगे, हर बार मापते रहेंगे, नया ट्रिब्यूनल बन सकता है, लेकिन वैकल्पिक नहर बननी चाहिए। 6 दशक पुरानी नहर पर भरोसा हमेशा जमाए रखना वो अब उचित नहीं है, इसलिए एक अल्टरनेट चैनल बने। और उसके बाद भी जो दिल्ली के पानी जहां से आता है, हरियाणा के पीने का पानी आता है, और उसके बाद भी केजरीवाल और उसकी भगवंत मान की सरकार बना करती है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। बजट में ये राशि इसलिए रखी जाती है कि केजरीवाल की सरकार है, हमको ये चाहिए। धनखड़ साहब, जो केजरीवाल की सरकार है या अभी आप कहें कि भगवंत मान की सरकार है, वो सरकार अभी कुछ साल पहले बनी है। इससे पहले ऐसा हुआ है कि भाजपा की सरकार है केंद्र में, भाजपा की सरकार है हरियाणा में, और अकाली दल की सरकार है पंजाब में। तो जब बड़े नेता हरियाणा जाते हैं दिल्ली से तो हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब जाते हैं तो फिर अकाली दल के सुर में सुर मिलाते हैं। ये मसला आपको सुलझता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि जो ज़मीनें एक्वायर की थी वो वाले चेक वापस कर दिए, पंजाब विधानसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, उन्हीं व्यक्ति ने जो आज भाजपा में आपके साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहा हूँ। तो ये राजनीति के अलावा यरूशलेम वाली जो आप बात बोल रहे थे कि एक प्रावधान करते जाएंगे और जनता को बोलते जाएंगे कि हम पानी लेके रहेंगे, वो कहेंगे हम एक बूंद पानी की देंगे नहीं, और ऐसी राजनीति चलती रहेगी जैसे चलती आ रही है। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा जब तक राजनीति होगी तो यही होगा, राजनीति से ऊपर उठ के इस पर जाना पड़ेगा, और पंजाब को भी राजनीति से ऊपर उठ के आना चाहिए। और हरियाणा में तो अब इस पर राजनीति उस प्रकार की नहीं है, बहुत राजनीति हो सकी है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जब तक कोई भी इसको राजनीतिक इश्यू बनाने की कोशिश करेगा तब तक इसका समाधान मुश्किल है। ये तो उससे ऊपर जाकर, राजनीति से ऊपर जाकर होगा। और इसलिए ये अब जो विषय है, ये जो पानी की मात्रा से ये अटकाने की कोशिश करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पानी तो देख लेंगे भैया, नहर चाहिए। और इस तर्क को सबको समझना चाहिए, पंजाब को भी समझना चाहिए, पंजाब की जनता को भी समझना चाहिए, और जो है पंजाब के अभी जो सत्ता में लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। जी। और बजट की कोई ऐसी विशेष चीज़ जो आप हमारे माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो बजट है, इस बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जेजेपी गठबंधन वाली सरकार ने ये कमाल किया है कि हरियाणा का जो लाभ पाने वाला अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय की आप बार बार बात करते हैं, आपकी सरकार बात करती है, उस तक ये वाली चीज़ पहुंचाने के लिए हमने इस बजट में ये वाला प्रावधान कर दिया। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पर तो मैं सब बिंदु कहा है कि मैंने कहा जब चिरायु कार्ड किसी के पास पहुंचता है और उसके इलाज में सुविधा होती है तो बहुत बड़ी बात है। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ी हुई पहुंचती है तो उसको बहुत सुविधा होती है। पहले भी जोखिम प्रबंधन जिस प्रकार से हरियाणा में है, फसलों के लिए, पशुओं के लिए, खुद व्यक्तियों के लिए सरकार उसको पे करती है उनके पैसे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हरियाणा में हैं। मैं ये कहूँगा कि ये बजट भविष्यगामी भी है। और जिस प्रकार से फॉरेंसिक लैब, ई फॉरेंसिक लैब, आपके सब गजट चेक किए जाएं, उसके लिए खोले जाने वाली हैं। जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, जिस तरह से 6 लाख से तक की आमदनी वालों को पैसा देंगे कि फॉरेन लैंग्वेजेज वो सीख सकें, 65,000 नई नौकरियां 1 साल में लगाने की बात कही है, कौशल विकास के सारे मुद्दों को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया है, मुझे लगता है कि हर वर्ग को कवर करने की इसमें कोशिश की है। निश्चित रूप से जो है ये हरियाणा के, मैं कहूँगा कि पंचकुला से लेकर होडल तक और डबवाली से लेकर जो है हमारे नारनौल तक, सब जगह ये जो है इसका लाभ पहुंचेगा और सब जगह इसके कारण से खुशी की लहर है। जी, ये बजट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चुनावी बजट हो। आमतौर पर इस टाइप के जो बजट आते हैं वो जब 5 साल होने वाले होते हैं तो वैसा बजट है कि इसमें जैसे कोई टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि आपकी पार्टी और आपकी सरकार तो बड़ी रिस्की है, रिस्क लेकर काम करती है। जैसे पहले आपने जो पढ़ी लिखी पंचायतों वाला काम किया, फिर अब आप सरपंचों वाला जो है वो पोर्टल के थ्रू चल रहे हैं। तो सुधार वाली चीज़ इसमें क्या क्या दिखती है, और टैक्स ना लगाने की इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि कमाई का साधन तो सिर्फ टैक्स है, कोई नया टैक्स लगाया नहीं तो हरियाणा और ज़्यादा तरक्की कैसे करेगा?
लोगों को खुश करने के लिए टैक्स ना लगाने का फैसला ले लिया आपने? तंत्र में देखिए, जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से अगर हम अच्छा काम चला रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके कारण से हमारा अच्छा काम चल रहा है, तो उसके कारण से हमारी इकोनॉमी उसके बाद भी मजबूत हो रही है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए नए करों का बोझ नहीं लादा गया। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि चुनाव हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही प्रस्तुत होते हैं, और उस कारण से जो जन आकांक्षाएँ हैं उसके कारण से उसके पूर्ति होनी चाहिए निश्चित रूप से। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो, आप अगर ये कह रहे हो कि चुनावी साल का ध्यान रख के बात की जा रही है, तो चुनावी सालों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको याद होगा जब मैं किसान मोर्चा का काम करता था तो मैंने आपको एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव के एजेंडे तय होने चाहिए, चुनाव के मुद्दों पर जाना चाहिए, क्योंकि सरकारें जब चुनावी मुद्दों पर जाती हैं तभी कमिटमेंट करती हैं और चीज़ों को और बेहतरी की तरफ ले जाती हैं। तो उसको भी आप उसको बुराई के नज़रिए से मत देखिए, अच्छाई के नज़रिए से देखिए। नहीं, वो तो जो आप क्रांतिकारी नेता हैं वो तो लगातार जब भी हम मिलते हैं हम कहते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ वही नेता हैं जो आज चाहे भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन किसानों के लिए अपनी कमीज़ उतार के प्रदर्शन करने वाले हमेशा से रहे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसी तरीके से पार्टी में रहकर, सरकार में रहकर किसानों की आवाज़ अगर उठाते रहेंगे तो उसी से हमें और किसानों को खुशी मिलती है ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप वो ऐसे सारे मुद्दों को याद रखते हैं, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद जी। और आज बजट के लिए मनोहर लाल जी को जो है मैं बधाई देता हूं, और बहुत अच्छा बजट हमने। चलिए, आपको भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी। लगातार आपसे हम सवाल करते रहेंगे क्योंकि यही हमारा धर्म है। और अब सवालात के अगले चरण में हम चलते हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। ज्ञानचंद गुप्ता जी सूर्य समाचार पे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद जी। आप से हम बजट के बारे में तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले ये जो बजट सेशन रहा ये बहुत हंगामेदार रहा, और इस बार जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं वो बड़े शांत स्वभाव के हैं, कई सालों से हम जानते हैं, लेकिन इस बार आप भी एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे थे विधानसभा में। अभय चौटाला और आप में काफ़ी बहसबाजी हो रही थी, लग रहा था कि अभय चौटाला का मुकाबला ज्ञानचंद गुप्ता कर रहे हैं। तो क्या रहा विधानसभा सेशन का खास, उसके बाद बजट सेशन पे हम आएंगे। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ जी कि हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बोलते रहिए जी। आप का इतने बड़े दिनों के बाद आपसे, बहुत दिनों से बाद आपसे भेंट हो रही है, लेकिन मुकेश जी आज का जो ये सत्र जो आज पहला चरण समाप्त हुआ है जी, इस 4 दिन के सत्र के अंदर मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से बजट की प्रक्रिया रही है, बजट जिस प्रकार से पहले राज्यपाल जी का अभिभाषण और उसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जवाब, और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, ये मैं समझता हूँ कि इन 4 दिनों की विशेषता रही है। जहाँ तक भाई अभय सिंह चौटाला जी का रूप आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, उनकी जो कार्यशैली कह लीजिए या जो उनका व्यवहार कह लीजिए, यदि उस व्यवहार के अंदर अगर बहुत ज़्यादा उद्दंडपन, बहुत ज़्यादा जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा कि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, उसको तोड़ मोड़ करने का प्रयास जो किया, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, और मैं समझता हूँ कि वो जो उसकी बात है सदन की मर्यादा और गरिमा रखते हुए भी की जा सकती है, लेकिन किसी के ऊपर आक्षेप करना, अनर्गल आरोप लगाना, किसी को जो टोंट करना, मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और जो हमारी
सदन की मर्यादा है वो अलाउ नहीं करती। जब सभी मर्यादाओं को तोड़ करके जब बात होती है तो फिर निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई मजबूरी में करनी पड़ती है। मैं उससे कोई कार्रवाई करने से खुश नहीं हूँ, लेकिन सदन को चलाने के लिए उस कार्य की, उस कार्रवाई की बहुत आवश्यकता थी, तो वो इसलिए मैंने वो निर्णय लिया। जी, अभय चौटाला जी को गुस्सा आता है, ये कोई नई खबर नहीं है, बहुत पुरानी है और कई सालों से हम भी उनके स्वभाव को जानते हैं। गुस्सा करते हैं पर दिल के अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी को अगर गुस्सा आता है तो वो फिर लगता है कि नई चीज़ हुई, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। बहरहाल ये आज का मुद्दा नहीं है। जो ये बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आज, इस बजट को, क्योंकि आप भाजपा के पुराने सदस्य हैं, मनोहर लाल जी हों या मोदी साहब हों, आप एक समय के पुराने साथी हैं, तीनों हरियाणा जानता है, देश जानता है, इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए मुकेश जी, बजट तो हर वर्ष पेश होता है और बजट के अंदर विशेष तौर पर जो सरकार है उसका ये प्रयास रहता है कि सभी जो वर्ग हैं उनको खुश करने का प्रयास किया जाए, यानी सभी वर्गों को कुछ ना कुछ इस बजट से लाभ हो, इस प्रकार का प्रयास हर सरकार करती है। लेकिन एक मैं विशेष बात आपसे करना चाहूँगा कि इस बजट की जो विशेषता है वो है कि सरकार कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट वे से काम करने का प्रयास कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से, चाहे वो डिजिटलाइजेशन कह लीजिए, कंप्यूटराइजेशन कह लीजिए, पोर्टल की व्यवस्था कह लीजिए, उसके पीछे मकसद एक ही है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए मैं ये मानता हूँ कि कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन बहुत आवश्यक है और उसके परिणाम भी आपको देखने को मिले हैं। मैं समझता हूँ कि कोई समय था जब राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया चलता है वहाँ से दिल्ली से और 15 पैसे पहुँचते हैं। आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो 1 रुपया नरेंद्र मोदी जी यहाँ भेजते हैं वो उस 1 रुपये का पूरा वो उसके खाते के अंदर जाता है, उस गरीब के पास जाता है जो उसका हकदार है, जो पहले नहीं मिलता था। आज इस चीज़ों में ज्ञानचंद जी आपने कामयाबी पाई है। जैसे आप बात करें, जो एक एग्जाम्पल है दूसरे राज्यों के लिए कि पढ़ी लिखी पंचायतों को लेके बहुत विरोध हुआ, लेकिन आप अड़े रहे और पढ़ी लिखी पंचायतों के मामले में हरियाणा ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक उदाहरण कर दिया। लेकिन अभी जो विरोध हो रहा है सरकार का, वो हो रहा है कि सरकार हर एक चीज़ को डिजिटलाइज कर रही है, पोर्टल की सरकार इसको कहा जा रहा है। तो ये ठीक है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, ईमानदारी के लिए इन चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि जो हरियाणा की जनता है, जो आम आदमी, उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहा है और ना ही टेक्निकली आप इतने ज़्यादा साउंड हो पाए हैं कि वो ठीक तरीके से चल रहा है। बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं, पोर्टल खुलता नहीं है, कोई जो हेल्पलाइन नंबर है फ़ोन उठाता नहीं है। तो आप करना तो अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन अच्छे की बजाय लोग आपका विरोध कर रहे हैं। जैसे जो सरपंच है वो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये जो पोर्टल की सरकार आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, विपक्ष कह रहा है कि ये इससे बुरा हो ही नहीं सकता। कैसे देखेंगे आप इस चीज़ को? देखिए मुकेश जी, जब हम कोई भी सुधार जो है वो करना चाहते हैं, कोई सुधारात्मक कदम उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर शुरू के अंदर ऐसा लगता है कि शायद इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि जब तक पूरी तरह समझ नहीं आ जाता तब तक फिर उसका विरोध होता है। जब पूरी तरह समझ आ जाता है तो उसके बाद वो विरोध निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब जीएसटी आया था बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन आज जीएसटी के आने के पश्चात जिस प्रकार से आम व्यापारी ने, आम इंडस्ट्रियलिस्ट ने जीएसटी की सराहना की है, और जीएसटी आने के बाद जो व्यापारी है, कर्मचारी है, या जो भी आम आदमी है, उससे जीएसटी का फ़ायदा भी हुआ है और एक ट्रांसपेरेंसी भी आई है। उसी तरीके से आप, जैसा आपने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायत है, पढ़ी लिखी जब पंचायत आई थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ,
हमारे जो अपोजिशन के नेता हैं उन्होंने कहा कि देखिए जी एमएलए को भी फिर उसके ऊपर कंडीशन होनी चाहिए। वो हाई कोर्ट के अंदर भी गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए, लेकिन आप उसके बाद वो जो पढ़ी लिखी पंचायतें आई, आज उसी का परिणाम है कि ये जो आज हमने कहा है कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था, आज इसीलिए हम इसको लागू, आज हमारी जो पंचायतें हैं, हमारे सरपंच हैं, वो पढ़े लिखे सरपंच हैं। ये जो ई टेंडरिंग प्रणाली, जैसा अभी मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से, भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से, ये जी लगता है भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के अंदर हमें सफलता मिलेगी। जी। और जिस प्रकार से आप गरीब आदमी जो डीबीटी स्कीम है, जैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जब गरीब के खाते के अंदर 1 रुपए का 1 रुपया ट्रांसफर हो गया तो मतलब लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस को समझा। आज जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, भर्ती हो रही है, गरीब आदमी, गांव के अंदर बैठा हुआ गरीब आदमी, जब उसको घर के लेटर आता है कि उसके अंदर उसकी सिलेक्शन हो गई है, कलर की सिलेक्शन हो गई है। ज्ञानचंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा सिग्नल में दिक्कत आ रही है। एक और रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं और उस रिपोर्ट के बाद आपके पास फिर से लौटेंगे और इस दौरान ये जो थोड़ी टेक्निकल समस्या आ रही है इसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हम एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हरियाणा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, भाजपा और जजपा का ये गठबंधन है और इस गठबंधन सरकार का ये चौथा बजट पेश किया गया है और इस बजट में कहा जा रहा है कि हर जनमानस के लिए है, खास तौर से जो कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा, उसके लिए है, गोपालन के लिए इसमें विशेष कुछ किया गया है। क्या क्या कहा गया है इस बजट में, एक बार इस पर हम नज़र डालते हैं, उसके बाद दोबारा से हम रुख करेंगे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का, जो हमारे साथ हरियाणा विधानसभा से लाइव जुड़े हुए हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिना गांवों के विकास के किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की की कल्पना नामुमकिन है। इसलिए हरियाणा की मनोहर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को काफी तरजीह दे रही है और साल 2023-24 के बजट में इसकी झलक भी देखने को मिली। मनोहर लाल ने अपने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को काफी तरजीह दी है। बजट में ये प्रावधान किया गया है कि गांवों में 700 पार्क और व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य वेलनेस केंद्रों में तब्दील किया जाएगा। इतना ही नहीं, गांवों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाई जाएंगी। 1000 ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी, जबकि 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि गांव भी शहरों की तर्ज पर जगमगाते दिखें। वर्ष 2023-24 में 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव करता हूं। ये पुस्तकालय जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं मौजूदा ग्राम पंचायत भवनों में विशेष मरम्मत के बाद 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। सिर्फ गांव ही नहीं, शहरों के विकास के लिए भी मनोहर सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। यही वजह है कि सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़े शहरों में सीवरेज की बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम और नगर परिषदों में 1000 नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। मौजूदा 108 सीवरेज उपचार संयंत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 1500 ग्राम पंचायतों में मलयुक्त गाद का उचित संग्रह और परिवहन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार जिले के खंड मुख्यालय, जहां 20 किलोमीटर के दायरे में कोई एसटीपी स्थित नहीं है, में एक मलयुक्त गाद उपचार संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी हरियाणा की नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों के लिए बजट से मनोहर सौगात निकली। अब सफाई कर्मचारियों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार। तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, भाजपा के बड़े नेता
एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। फिर से स्वागत है सूर्य समाचार में। बजट की बातचीत तो लगातार हो ही रही है, पक्ष का विपक्ष का अपने अपने जो बयान आ रहे हैं, और जाहिर है कि जो पक्ष वाले लोग हैं वो कहेंगे इससे अच्छा कुछ नहीं है, विपक्ष वालों ने कहना है कि इसमें कुछ खास नहीं है। हम बात पुरानी करते हैं और पुराने समय में आपको ले चलते हैं। आज की तारीख में आप हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मनोहर लाल खट्टर जी आज की तारीख में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और आपके तीसरे मित्र आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। लेकिन एक समय था जब ना आप विधानसभा अध्यक्ष थे, ना मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और ना ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त वो हरियाणा हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे और आप लोग स्कूटर पे घूमा करते थे। तो वो जब स्कूटर पे आप घूमते थे तो उस वक्त जो ख्वाब आप लोगों ने देखे होंगे, क्या वो ख्वाब पूरे हुए? राजनीति में सक्रिय तौर पर आने, सत्ता हासिल करने के अलावा कुछ ख्वाब ऐसे होंगे जो आपने सोचा होगा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे। देखिए मुकेश जी, हेलो। जी जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। कुछ टेक्निकल। हेलो। हाँ मुकेश जी, देखिए आपने बहुत पुरानी बात की है, 1996-95 की बात, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रभारी थे, और निश्चित तौर पर हमने उनके 5 साल के यहाँ चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के प्रभारी रहते बहुत कुछ उनसे सीखा है। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि कभी हमने ये सोचा नहीं था कि विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे, विधायक बनेंगे या क्या बनेंगे। हमारा तो मकसद शुरू से ये रहा है कि हमने पार्टी के लिए काम करना है, जो पार्टी का आदेश है वो हमने सिरे चढ़ाना है। यही सोच आदरणीय मनोहर लाल जी की रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा, उन्होंने कभी शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो उनकी कार्यशैली है आज, जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है, वो कार्यशैली और उन प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का हमें अवसर मिला, ये मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन के लिए वो जो 5 साल है बहुत ही गर्व के विषय 5 साल रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 5 साल उनके साथ काम करने का हमें अवसर भी मिला। लेकिन आज आदरणीय हमें इस बात का फ़ख्र भी है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारत देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर आज जिस सम्मान के साथ लिया जाता है, वो हमारे सारे देश की 135 करोड़ जनता का सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर कराया। आज G20 भारत जो देश के अंदर होता है, G20 की लीडरशिप भारत कर रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। आज जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, USA जैसा कंट्री जिसके राष्ट्रपति आकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एयरपोर्ट पर आकर करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि सम्मान नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, ये देश के 135 करोड़ लोगों का सम्मान है। आज जिस स्तर के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को ला करके खड़ा किया है, आज मुझे इस बात का पूर्ण यकीन है कि आने वाले समय के अंदर फिर से एक बार भारत विश्व गुरु जो पहले भारत था, दोबारा से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जी, और बिल्कुल वक्त बदला है, बिल्कुल वक्त बदला है, हालात बदले हैं। वही अमेरिका है, वही यूनाइटेड किंगडम है जो एक समय नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं था, आज रेड कारपेट बिछा के वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति उनको स्वागत के तौर पर लेने के लिए आते हैं। वैसे ही जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, केवल 2 सांसद हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, हिंदुस्तान में इतने राज्यों में भाजपा की सरकार होगी। तो उस वक्त जो आपके गोल थे, जो जनता के करीब पहुंचने के फॉर्मूलाज थे,
वो आप हिंदुत्व की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, धार्मिक बातें करते थे, योगा की बात, सूर्य नमस्कार। अब आपको लगता है कि जैसे हम 2023 में हैं तो अब इन चीज़ों से भी आगे बढ़ने का समय आ गया है, और अगर हम मुकाबला करें अमेरिका के साथ, चाइना के साथ या यूके, यूरोप के साथ, तो अब टेक्निकली हमें बहुत ज़्यादा साउंड होने की ज़रूरत है, और जो मुद्दे हैं वो अब अलग से होने चाहिए। आने वाले चुनावों में देश को एक और नई दिशा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब काफ़ी मजबूत स्थिति में आपकी पार्टी भी है, सरकार भी है, तो अब आप जो कहें वो चीज़ें हो सकती हैं। तो जो पुराने मुद्दों से हटकर नए मुद्दों की तरफ आना चाहिए। कभी इस विषय में पार्टी स्तर पर, पर्सनल स्तर पर बात होती है? नहीं मुकेश जी, देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो मुद्दे उस समय थे, उस समय के मुद्दे, चाहे वो श्री राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था, या ये जो 3 तलाक का मुद्दा था, ये सारे मुद्दों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व किया है जी। उनको, चाहे वो श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आज काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर जिस प्रकार से बना है, ये सारी चीज़ें हमारी जो एक मान्यता थी उसको लेकर के अब ये कार्य पूरा हो गया, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है, जिस प्रकार से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आज जिस प्रकार से मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डील जो आज अमेरिका के साथ हुई है विमान के बनाने के लेकर के, आज दुनिया का जो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो है वो हमारे देश के अंदर निर्माण हो रहा है। जो बड़े बड़े जो मैं कहूँगा आर्म्स जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हमारे देश के अंदर निर्माण हो रहे हैं। जिस प्रकार से आज सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर फैला है, आज लंबे लंबे कॉरिडोर जो बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, और जो ट्रेन्स के अंदर, रेलवे के अंदर भी आप देखिए जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन का जिस प्रकार से शुरू हुई है, ये सारी चीज़ें हमें पहले विदेशों के अंदर देखने को मिलती थी। आज विदेशों से आगे भारत निकल रहा है, क्योंकि विदेशों के अंदर सिर्फ ये टेक्नोलॉजी थी। आज तो विदेश भी, जो विदेशी जो दूसरे देश हैं, वो भारत के लोगों की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो हमारा आज इंजीनियर है, हमारे डॉक्टर हैं, आज हमारे आर्किटेक्ट हैं, दूसरे देशों के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन के अंदर है। आज मैं समझता हूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पर शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर जो हमारा युवा विदेशों के अंदर जा रहा था वो हमारे देश के अंदर काम करेगा। जब हमारे देश की तरक्की के लिए वो काम करेगा, निश्चित तौर पर जो देश हमसे आगे जो बोलते थे, हमारा देश उन सबसे आगे निकलेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो विदेशों के अंदर मिलता था, आज हमारे देश के अंदर मिलने लगा है। वो जो नौकरियां युवाओं को बाहर दूसरे देशों में मिलती थी, वो आज यहाँ पर मिलने रही हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने लगी हैं। तो इस दृष्टि से एक माहौल जो है पूरे देश के अंदर विकास का माहौल बना है, और देश जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे तो मैं पूरी ये आशा है कि ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो बिग पावर्स हैं, आज आर्थिक दृष्टि से आप देखिए, आज दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों की डगमगाई हुई है। आज हम अर्थव्यवस्था के अंदर 5वें स्थान के ऊपर खड़े हैं, और अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर 3रे स्थान पर पहुंचने की हमारी जो मंशा है, जो हमारी तैयारी है। तो मैं समझता हूं कि आज भारत जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन अभी जैसा आप खुद बोल रहे हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है वो विदेशों में जाकर जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पे वो हेड करते हैं, और हम बड़े गर्व से लिखते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं, जो कभी कहते हैं हम गूगल हेड कर रहे हैं, कभी ट्विटर हेड कर रहे हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को हेड कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश से आज की तारीख में भी लाखों की तादाद में लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो उनको वापस कैसे लाया जाए, और उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे प्रोवाइड करने की तरफ बढ़ सकते हैं कि जो लोग बाहर हैं वो तो
बाहर हैं वो भी वापस आएं, लेकिन कम से कम जो हिंदुस्तान में हैं वो बाहर जाने के बजाय अपने देश में, अपने दिमाग में ये बात लेके आ सकें कि हम यहाँ पर काम करेंगे तो हमें अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छी सिक्योरिटी मिल सकती है और अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। युवा वर्ग क्योंकि अब बाहर जाने की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। हरियाणा में ये वाली समस्या थोड़ी कम है, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करेंगे तो हर आदमी कनाडा जाना चाहता है या यूरोप जाना चाहता है, पंजाब छोड़ देना चाहता है, और ये वाली चीज़ें अब हरियाणा में भी लगातार देखने को मिल रही हैं। देखिए मुकेश जी, जो आप बात कह रहे हैं ना कि यहाँ से जो युवा है वो बाहर की तरफ आकर्षित हुआ है, निश्चित तौर पर जब यहाँ पुरानी सरकारें रही, जब यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटी, वो जॉब्स या जिसके वो पात्र थे वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो लोग विदेशों के अंदर गए। लेकिन आज पिछले 4-5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी जो जॉब्स हैं वो आज देश के अंदर, जैसा मैंने कहा कि अभी जो हमारे यहाँ जो हेलीकॉप्टर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा तैयार हो रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से चाहे वो इंजीनियरिंग जो अस्त्र शस्त्र हैं वो यहाँ पर आर्म तैयार हो रहे हैं। जो हमारा पैसा आज मोबाइल देख लीजिए, 85% मोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो हमारे भारत के अंदर अब शुरू हुई है। ये चीज़ें पहले अगर होती तो शायद वो हमारा युवा है उस तरफ ना जाता। मैं तो खुद, क्योंकि बेटा जो आज एप्पल के अंदर बड़ी अच्छी हाई पोस्ट के ऊपर है, लेकिन उस समय यहाँ पर जब वो गया, यहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जो वहाँ पर उनको अट्रैक्टिव पोस्ट या कह लीजिए जो एक वहाँ पर उनको वो मिलता था, पैकेज मिलता था, उस पैकेज के कारण यहाँ से युवा गए हैं। लेकिन अब वो जो रुझान है, धीरे धीरे जब उसको यहाँ पर जॉब्स मिल जाएंगी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर वो जो उसका मान सम्मान उसको मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये ब्रेन ड्रेन जरूर रुकेगा। और वो तभी रुकेगा जब हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है या हमारे जो हम इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो निश्चित तौर पर जो युवा बाहर जा रहा है उसको यहाँ सभी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो वो बाहर नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कहेंगे आप जो कह रहे हैं राम करे कि ऐसा ही हो, और जितना भी ब्रेन ड्रेन भारत से हो रहा है वो भारत की तरक्की में हमारे साथ ही रहे, हमारे देश की तरक्की में हमारे साथ जुड़े। आप हमारे साथ जुड़े, सूर्य समाचार पर आपने अपने विचार साझा किए। नहीं, उनका योगदान, उनका धन्यवाद। जी 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 कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम एक बार फिर से बजट का रुख करते हैं, और इस बजट को पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल के क्षेत्रों में नए विकास को आयाम दिए जाएंगे। क्या कहा है उन्होंने, ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ बड़े नेताओं का रुख करेंगे और जानेंगे इस बजट में क्या कुछ विशेष है या ये कागजी बजट है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने साल 2023-2024 का मनोहर बजट पेश किया है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश बजट में कई अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1,83,950 करोड़ का बजट में प्रस्ताव किया है। ये पिछले वर्ष की अपेक्षा में 11.6% की वृद्धि है। बजट में कई बड़े ऐलान किए गए, जिसमें प्रमुख तौर पर प्रदेश के विकास पर जोर दिया गया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, कृषि समेत कई क्षेत्रों में विकास की सौगात दी गई। अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आशा करता हूं। मुझे राज्य के बच्चों के हित में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलने की आशा है। 2 साल पहले मैंने कहा था सरकार 4000 आंगनवाड़ियों को प्लेस
स्कूल तब्दील करेगी। ये प्ले वे स्कूल अब 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सफलतापूर्वक बाल देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं मौजूदा आंगनवाड़ियों को प्रवृत्त करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले 2 वर्षों में 4000 और प्ले वे स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रदेश में अगले 2 साल में 4000 नए प्ले वे स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। वहीं हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। बहादुरगढ़ केथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाने की घोषणा की गई है। 3 नई मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। रेजंगला चौक से इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक, सदन पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक, आसौदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय से लंबित गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण 23-24 में शुरू हो जाएगा। वर्ष 23-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, दूसरा सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक, और तीसरा हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बहादुरगढ़ से आसौदा तक मेट्रो का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए गुरुग्राम में 700 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खोला जाएगा। 11 जिलों में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेटर्निटी अस्पताल और 70 पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। खेल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा खेल अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई। अंबाला पंचकुला में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 200 बेड का खेल छात्रावास भी बनाया जाएगा। सुहाने सफर के लिए 200 मिनी बसें चलाई जाएंगी। सोनीपत पीपली में मल्टी मॉडल बस पोर्ट का निर्माण के साथ ही गुरुग्राम, हिसार और बल्लभगढ़ में भी बस पोर्ट बनाया जाएगा। हरियाणा खेल अकादमी एवं खेल छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि हरियाणा और शेष भारत के राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को ओलंपिक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की तैयारी के लिए आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सके। उनके प्रशिक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए और चोटों के मामले उनका पोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द ही ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में चालू हो जाएगा। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया है। 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपया होने की संभावना है। इससे एमबीबीएस की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 23-24 में महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में से प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने पर भी बजट में फैसला लिया गया। दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किए गए। प्रदेश को मनोहर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की चौमुखी विकास ही हमारी प्राथमिकता है और हमने इस बजट में सबसे ज्यादा विकास पर ही जोर देने का काम किया। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। तो बजट पर नज़र डालें और बजट में हुई घोषणाओं पर नज़र डालें तो अब जो हरियाणा है इसमें सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है और आने वाले समय में हरियाणा बहुत तरक्की करेगा, ऐसा सरकार का कहना है। मुख्यमंत्री जी का दावा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर, एक जिम्मेदार चैनल के तौर पर इस बजट में खामियां क्या हैं ये जानने और आपको बताने की हमारी ड्यूटी है। हम रुक कर रहे हैं संपत सिंह का। संपत सिंह जी आज की तारीख में कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं।
तो आप आंकड़ों के लिहाज से कहें तो जो आंकड़ों का माया जाल है या जो आंकड़ों का खेल है वो हरियाणा में संपत सिंह से ज़्यादा ना कोई जानता है ना कोई खेलता है। तो थोड़े आंकड़ों के हिसाब से हमें बताइए इस बजट को संपत सिंह कैसे देखते हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है संपत मैं सिंह। ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कुछ बातें थोड़ा सा भाषण मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल पर सुन रहा था जी। तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि बार बार वही चीजें दोहराते हैं जो सरकार आई थी उस टाइम जो चीज दोहराई थी वो आज दोहराई जा रही है। जैसे आसमान से, अब मैं बताऊंगा आपको, आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़ा अच्छा लगता है कि तारे तोड़ के ला रही है सरकार। सबसे पहले उन्होंने प्ले वे स्कूल का जिक्र किया। 4000 प्ले वे स्कूल, आंगनबाड़ी वर्ग जो सेंटर्स हमारे, उनको हम प्ले वे स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये घोषणा आपकी पिछली बार भी थी, पिछली बार 2000 की थी। आप एक स्कूल कोई बता दे किसी गांव के अंदर आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करके और आपने प्ले वे स्कूल के अंदर बनाया हो। नंबर 2, मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं। सरकार आते किया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। 2019 में दोबारा सरकार आई तब उन्होंने घोषणा की थी पहले बजट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज। अब अगर इन 4 सालों के अंदर कोई बना हो तो ये बता दें, एग्जांपल दे दें कि ये मेडिकल कॉलेज बन गया, इसमें दाखिले शुरू हो गए हैं और इसमें मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हो गया है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एक तो क्लासेज होती है, डॉक्टर बनते हैं, और दूसरा साथ में हॉस्पिटल होता है। उनमें कोई हॉस्पिटल बना हो या कोई मेडिकल कॉलेज बना हो जिसमें कोई दाखिला हुआ हो तो वो बताएं। गवर्नमेंट का एक भी मेडिकल कॉलेज नया नहीं बना। इसी तरीके से इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी का जिक्र किया है। बार बार यहाँ से ऑथराइज होने के लिए जाती है, यहाँ हिसार से भी गई हुई है और बार बार वापस आ जाते हैं। एक कॉलोनी को ऑथराइज नहीं किया, कहाँ से करेंगे ये? इसी तरीके से इन्होंने अभी जो है मेट्रो का जिक्र किया। यही जिक्र पिछली बार भी था मेट्रो का, और अब कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपनी परियोजना में इसको डाल लेगी। उम्मीद तो आपकी फिर पिछली बार भी यही उम्मीद थी, आज आपकी उम्मीद जारी कर रहे हो जी। इसी तरह हॉस्टल्स की बात की आज संपत सिंह जी आप थोड़े मुझे क्रोधित लग रहे हैं, थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। वैसे आप बहुत शांत रहते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से मुझे समझाते हैं और आंकड़ों का खेल बहुत बार हम आपसे फ़ोन पर भी समझते रहते हैं। आप क्योंकि खुद वित्त मंत्री रहे हैं और जब भी कोई वित्त मंत्री बजट में प्रावधान करता है चीज़ों को तो वो असल में कितने % जो है वो ज़मीन पे उतर आता है और जिन घोषणाओं को इस बजट भाषण में किया जाता है कितनों पे काम शुरू हो जाता है और तकरीबन कितनी % जो घोषणाएं हैं वो मात्र घोषणाएं बन के रह जाती हैं। एक जनरल सवाल है, इसमें आप कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, एक वित्त मंत्री क्योंकि आप खुद भी रहे हैं, तो थोड़ा जो जनता है हमारे उसको ये बताइए कि असल में जो बजट में प्रावधान है वो ज़मीन पे उतरते कितने % हैं। ये भूल जाइए कि ये बजट मनोहर लाल खट्टर जी ने पेश किया, आप मानिए कि संपत सिंह जी ने पेश किया है। देखिए मैं बता रहा हूँ जी, ये निर्भर करता है, आप सरकार पर निर्भर करता है, सरकार की नीतियों पर करता है और तत्कालीन जो कैबिनेट होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप और कितना आप जो है रिसोर्सेज जनरेट कर पाते हैं। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप इतना क्यों वायदा करते हैं जो आप पूरा नहीं कर सकते? आपने कहा कितना % तो देखिए हर साल का फर्क होता है, कौन सी सरकार कितना % जो है ना लागू कर पाती है। मैं तो मेरा कह सकता हूं कि मेरे टाइम में मैंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की जिसको बाद में पूरा नहीं किया हो। इस तरह कोई घोषणा एक भी नहीं की, क्योंकि अब जो आदत हो गई है, अब आज फाइनेंस मिनिस्टर आजकल जो बयान दे रहे हैं उनकी आदत ये हो गई है कि एक बार बयान दे दो और स्टेटमेंट दे दो। एक स्टेटमेंट आ गई बजट की और उसके अंदर जो है ना लोगों को बहुत ऐसी चीजें दिखा दो कि पता नहीं क्या क्या स्टेट के अंदर होता जा रहा है। ये चीज आज मैं बताऊं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया है ये चीज सारी लागू हो जाती है तो हम इनका धन्यवाद करेंगे, इनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, मेरा नहीं पब्लिक का पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। आप खुद जान लेना, मेरे बयान के बाद में जो है ना आप खुद पता कर लेना कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 4 साल के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज नया खुला हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गुस्से वाली बात नहीं है, मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के लेवल पर वित्त मंत्री नहीं है केवल, वो मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। वित्त मंत्री की तो हो सकता है 100 सीमाएं होगी, लेकिन वो मुख्यमंत्री है, हर डिपार्टमेंट उनके पास है, जब सारे रिसोर्सेज उनके पास है जितने भी हैं, तो इसलिए उनको उतने जो रिसोर्सेज के अंदर ही आपको बोलना चाहिए और यूं कहने से कोई बात नहीं बनती है। प्ले वे स्कूल की बात है, अगर आपको याद हो तो पिछली बार भी भाषण दिया था कि प्ले वे स्कूल हम
आंगनवाड़ी को कन्वर्ट करेंगे, आंगनवाड़ी को करके कोई एक बता दे कहीं कन्वर्ट की हो। इसी तरह संस्कृति मॉडल स्कूल का जिक्र किया था। अब पुराने जो स्कूल थे जितने बने हुए थे उनको लिपापोती करके उनका पेंट बदल दिया और ऊपर लिख दिया संस्कृति मॉडल स्कूल। एक संस्कृति मॉडल स्कूल की बिल्डिंग अलग से बनाई हो तो वो खुद बता दे। हम तो देखते हैं गाँव के अंदर जाते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की सड़कें जो है टोटल टूटी हुई है। विधानसभा के अंदर भी जिक्र कल परसों आया था, खुद स्पीकर ने भी माना कि हाँ मेरे भी टूटी हुई सड़कें मानी टूटी हुई है। तो बताइए आप जो बजट तो आप रख देते हो, अगर हम इस वक्त ये भूल जाएं कि हम इस वक्त कांग्रेस में हैं और सरकार भाजपा की है, तो संपत सिंह जी जहाँ तक सड़कों की बात करें तो जैसे पहले हमारा जाना होता था चंडीगढ़ से, मान लीजिए आप हिसार जा रहे हैं और हिसार से होते हुए फिर आप राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बालाजी के यहाँ पे जा रहे हैं, तो सड़क की जो चौड़ाई होती थी वो ऐसी होती थी कि एक गाड़ी निकले दूसरी छोटी वाली भी नीचे आ जाए तो खड्डे में जाती थी। लेकिन अब हम सड़क देखते हैं तो सड़क वो कम लगती है। और आपको पता है मैं बेवजह किसी की तारीफ़ नहीं करता चाहे जो भी हो, लेकिन अब सड़क जो हाईवे वाली हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे कि ये हवाई जहाज़ का रनवे है। इस बात से आप सहमत होंगे? जैसे अब चंडीगढ़ से आपको हिसार जाना हो, बेशक आप जिस मर्जी साइड से चले जाइए, कितने घंटे लगते हैं और पहले कितने घंटे लगते थे? जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, काफी हद तक ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब जो सड़क का निर्माण हुआ है ना, ये मैं आपको याद दिला दूं, ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के सड़क थी। आपको याद होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने ही थे। कैथल के अंदर आके नींव पत्थर रखे गए, तो आपको याद हो तो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, पहले सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, तो ये लोग मंजूर की गई थी और उसके बाद टेंडरिंग वगैरह होती है, टाइम लगता है, तो ये सड़क बनी है। लेकिन यूं तो आप तो वो भी कह देंगे रोहतक से ये नहीं है, यूं तो रोहतक से जो आपका डबाड़ी तक बनी है वो भी उस टाइम की, हाँ नई सड़क बनी है, वो ग्रीन कॉरिडोर मानता हूं मैं। इस्माइलाबाद से लेकर नारनौल तक की सड़क जो बनी है उसको मानता हूं मैं कि हाँ सेंट्रल सरकार की नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर बनाई है। इस सड़क को तो आप हिसार वाली को तो आप ये ना कहिए कि इनके टाइम में बनी है, ये तो कांग्रेस के टाइम में मेरे को तो देखिए, मुझे तो ना इनसे कुछ लेना ना कांग्रेस से कुछ लेना। मोदी जी पर तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या जो सड़कें बनी है बड़ी वाली उनको भी मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों से मेरा जाना नहीं हुआ, ठीक ठाक है या टूट टाट गई है? आप इस बार जो है ना अम्बाला से आप चले, एक तो देखो आप चंडीगढ़ से अम्बाला की देख लो और अम्बाला से करनाल की देख लो, ठीक है, और लेकिन एक आप अम्बाला से हिसार जो रोड आते हैं ना, आप खास करके जितने ब्रिजेज हैं उनके पास आप देखो कि अगर गाड़ी के अंदर आपका पानी का गिलास है, बिना हिले अगर पानी पी ले आप में गारंटी है नहीं है, वरना होना चाहिए हाईवेज के ऊपर। इसमें इतने जगह इसको जो है ना इस सड़क को बनाने में काफी कमियां रह गई है। सवाल ये नहीं है कि हालांकि हमारी सरकार के टाइम शुरू हुई थी और संपन्न हुआ पूरा काम इनकी सरकार के टाइम हुआ है, लेकिन जो भी सरकारें तो आती जाती रहती है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जिसके अंदर कमी रही है तो वो जो पीरियड जो ठेकेदार का होता है 3 साल का पीरियड होता है, तो उसके अंदर उसको ठेकेदार से उसको पूरा करवाना चाहिए था। इसी तरीके अब जो ये बड़ी सड़कें होगी, मान लिया मैंने बड़ी सड़कें हाईवेज की सड़कें, क्योंकि अब टोल टैक्स लगना शुरू हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम शुरू हुआ था, अच्छी बात थी, कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि नेशनल हाईवे से अगर जोड़ना है तो आपको कुछ पैसा जेब आपको खाली करनी पड़ेगी। लेकिन ये अब सड़क के अंदर स्टेट बजट की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया अपने जो इनकम ले रही है उसी इनकम से जो है ना वो सड़कें बना रही है। लेकिन जो स्टेट रोड्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जो विलेज रोड्स हैं, उनका देखें ना कितना बुरा हाल है। कहीं जगह जाके देख ले, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे बात मालूम नहीं है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का मुझे नहीं मालूम है, यमुनानगर का नहीं मालूम है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, करनाल का भी नहीं मालूम है, ये 3 जिलों का नहीं मालूम है, बाकी तकरीबन हर जिले के अंदर जाना आना होता है मेरा। एक आरोप ये लगता था जो हमारे पिछले मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन पे आरोप ये लगता था कि वो बस 3 जिलों का ही विकास करते हैं, एक सोनीपत हो गया, एक रोहतक हो गया और तीसरा कौन सा झज्जर बताते थे। ये जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, इन्होंने भी कोई विशेष जिला वगैरह चुन रखा है या जो विकास हो रहा है वो सभी जगह हो रहा है या कहीं भी नहीं हो रहा है? क्या कहेंगे आप? चुन रखा है, इन्होंने चुन रखा है, उन्होंने चुन रखा है सिर्फ करनाल के जिले को। अच्छा। एक करनाल जिला चुना हुआ है और जाटा अगर थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो करनाल जिले से लेकर चंडीगढ़ तक का
हाँ। आगे जो एरिया जो देखेंगे उस एरिया की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। हाँ। करनाल से लेकर अंबाला तक हाँ। आ जाइए, बस ये ठीक है, इसके ऊपर ध्यान है, लेकिन बाकी जगह तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है इनका। अच्छा, मतलब इनका ज्यादा ये आना विशेष जाना बात तो यही है। चंडीगढ़ से नहीं। करनाल तक ही होता है, पर दिल्ली भी काफी आते जाते हैं, ये तो आगे वाला दिल्ली खराब आते है। जाते हैं तो दिल्ली आप देखो वो सड़क कब से बनने लग रही है आगे, वो जो 12 लेन की जिक्र किया था पानीपत, दिल्ली से पानीपत तक का। हाँ, अब हाँ। देखिए उसके अंदर कितना बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर दाखिल होना, इधर से हरियाणा साइड जाते हैं तो बहुत मुश्किल है, और दिल्ली से हरियाणा की तरफ निकलना मुश्किल। हाँ, करनाल के बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो जो खराब है सड़क सोनीपत के आसपास वाली, ये खट्टर साहब बनवाएंगे या गडकरी जी का काम है? ये गडकरी जी का काम है। जी जी जी। लेकिन खट्टर साहब उनको जो है ना, कम से कम जो है ना, अब अपनी बात तो उनको कह सकते हैं जाके कि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, ये हाँ। सड़क का बुरा हाल हो रहा है, इसका स्लो गति से चल रहा है, काम चल रहा है लेकिन बहुत स्लो गति से चल रहा है, पता नहीं कितने सालों में जाके पूरा होगा। बिल्कुल आपके साथ एकदम सहमत। और खट्टर साहब अगर इस वाले इंटरव्यू को, हमारी बातचीत को नहीं सुन रहे होंगे, ये वाली क्लिप काट के हम उनके पास भिजवाएंगे, और हम आपके साथ चाहते हैं कि वो सड़क का कार्य जल्दी पूरा हो, और बाकी जो गाँवों की सड़क है, कस्बों की सड़क है, वो भी जैसे हाईवे अच्छे बन गए हैं उस तरीके से अच्छे बने। संपत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य समाचार से जुड़ने के लिए और अपनी बेबाकी से बात कहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम एक बार फिर से एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और इस रिपोर्ट के ज़रिए आपको फिर बताने जा रहे हैं कि ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में सरकार क्यों हर वर्ग के लिए दावा कर रही है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, विधवा पेंशन हो, उनमें क्या इजाफा कर दिया है, नया टैक्स क्यों नहीं लगाया गया है, क्या इससे सरकार की आमदनी कम नहीं हो जाएगी, ये विपक्ष इसको जुमलेबाजी क्यों कह रहा है, कागजी बजट क्यों बता रहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा के लोगों का इंतजार खत्म हुआ और गुरुवार को हरियाणा सरकार का खजाना खुला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपना पिटारा खोला और अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा और अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले सरकार की मंशा जाहिर की और कहा कि उनका मकसद हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर ले जाना है। सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट भाषण पढ़ते हुए कुल 1,78,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले बजट की तुलना में साल 2023-2024 का बजट करीब 11.6% ज्यादा है। हरियाणा के मनोहर बजट में गृह विभाग के लिए 6,828 करोड़ रुपए, कृषि एवं अन्य विभाग के लिए 7,342 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 1,663 करोड़ रुपए, शिक्षा खेल एवं संस्कृति विभाग के लिए 20,340 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 9,647 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं बिजली विभाग के लिए 8,274 करोड़ रुपए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए 6,598 करोड़ रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,202 करोड़ रुपए, पेंशन के लिए 13,000 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 5,017 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग के लिए 4,131 करोड़ रुपए, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के लिए 1,368 करोड़ रुपए, शहरी विकास नगर ग्राम आयोजन के लिए 6,052 करोड़ रुपए, सार्वजनिक कर्ज को चुकाने के लिए 32,220 करोड़ रुपए और गौ सेवा आयोग के लिए 40 करोड़ से बजट बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया गया है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर
11.6% की वृद्धि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री लाल ने ये भी कहा कि राजस्व घाटा लगातार कम हो रहा है। बजट अनुमान 2023-2024 में जीएसडीपी के 1.51% तक और कम होने के अनुमान हैं। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार। तो सरकार की तरफ से लगातार दावे कि बहुत अच्छा बजट, हर वर्ग का बजट, लेकिन वहीं पर विपक्ष की जो टिप्पणी है वो कुछ और है। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप वत्स जुड़े हैं, बादली से, कांग्रेस के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? धन्यवाद। तो आपका पहली बात तो ये आंकड़ों का खेल है जी, और मैं तो दो चीज कहना चाहूंगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ, जिस देश और प्रदेश में अच्छी होती है तो उससे देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़ते हैं जी। और इस बजट में ना तो कोई हेल्थ के प्रति कोई अच्छा हॉस्पिटल्स या कोई एम्स जैसे कोई भी प्रोजेक्ट, मेरे बारसा का जो एम्स हॉस्पिटल है जी, उसकी 11 फैसिलिटी मंजूर हुई है सेंटर से। आज तक एक फैसिलिटी चालू हुई है। जो कोविड से इन्होंने कोई सबक नहीं लिया कि हम अपने लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी वो दे सके। तो ये मैं इस बजट में कुलदीप जी एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से हम यही काम कर रहे हैं पत्रकारिता का। जब भी सरकार कोई बजट पेश करती है, जैसे जब कांग्रेस की करेगी तो भाजपा वाले ये कह देते हैं ये आंकड़ों का मायाजाल है, भाजपा वाले जब पेश करते हैं तो कांग्रेस वाले बोल देते हैं आंकड़ों का मायाजाल है। बजट में आंकड़ों के अलावा क्या होता क्या है, ये मुझे थोड़ा सा आप समझाइए, क्योंकि बजट में होंगे तो आंकड़े, तो इसको मायाजाल आप क्यों कह रहे हैं? मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा अपनी आम जनता के लिए, आपकी बादली की जनता के लिए, कि इसमें हम तर्क क्या दे रहे हैं कि आंकड़ों का मायाजाल है। देखिए, मैं दो तीन चीजें आपके बीच में कहना चाहता हूँ जी। इस बजट में पहले तो ये देखिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति पे कर्ज कितना बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं थोड़ी टाइम बैठ पाया क्योंकि हमारे एक अधिवेशन है रायपुर, हम वहां जाने के लिए एयरपोर्ट है अभी, तो मैं ढंग से अच्छे से नहीं सुन पाया। पर एक तो प्रत्येक व्यक्ति पे कर्ज कितना बढ़ा इस पिछले बजट के और इस बजट के हिसाब से। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने पहले वादा किया था कि हम हेल्थ में अच्छे हॉस्पिटल्स के, अच्छे एजुकेशन के हम उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। कोई न कोई, जैसे हमारा मनेठी का एम्स की बात करते हैं, आज तक एक इतनी शुरू है। आप बादशाह के अंदर आप ये एम्स, जो एम्स हॉस्पिटल है, एक फैसिलिटी अभी चालू है जिसकी 11 फैसिलिटी मंजूर थी। हमने मुख्यमंत्री को, मैंने सुझाव भी लिखा था कि आप इस बजट में इसको ऐड करो। तो इसमें इन्होंने कोई इसमें अभी तक इसमें कुछ नहीं। दूसरा, आप एक चीज देखिए, हरियाणा के जो सड़क है उनकी हालत देखिए क्या हालत है। आप पैदल आदमी नहीं निकल सकता। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ नितिन गडकरी जी और सेंटर में 2-3 जो अच्छे रास्ते निकाल रहे हैं तो उनका आदमी ने स्वागत भी करना चाहिए। कभी झूठ 24 घंटे झूठ ही नहीं चलती, झूठ है, सच्चाई को सच्चा हम कबूल भी करते हैं। अभी आपसे पहले अभी संपत सिंह जी जुड़े थे, क्योंकि संपत सिंह जी भी बहुत अच्छे नेता मेरे को लगते हैं। अगर नितिन गडकरी जी मुझे भाजपा के पसंद हैं तो संपत सिंह भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लॉजिक के साथ बातें करते हैं। तो उन्होंने भी ये मानना, कहते नहीं जो बड़ी वाली सड़कें हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन पंचायत वाली और गांव वाली उस पर काम करने की ज़रूरत है। यही तर्क आपका भी है, कुछ ऐसी बात है? सर देखिए, जो गांव के जो नेशनल हाईवे हैं और जो अपने स्टेट हाईवे है, क्या हम स्टेट हाईवे एक भी गिनाएंगे कि हमने अपने 4 साल ये टाइम हो इनका निकल कर 3 साल और 5 साल पहले की स्टेट हाईवे में हमने इन्हें क्या किया? एक भी गिनवाइए कि हमने स्टेट हाईवे वो किए हैं। दूसरा, आप मुकेश जी, आप आएंगे हरियाणा के किसी जिले में आप जाओ जी, छोड़ दिए कि क्या, किसी इलाके में आप जाओगे
और आप शुरू करोगे कि स्टेट हाईवे की हालत क्या है। जैसे तो मैं आपको एक रोड बताता हूँ, दिल्ली से शुरू होते हैं झज्जर, बादशाह होके झज्जर जाता है, बादली होके, ठीक है, आप उस रोड पे पैदल नहीं चल सकते। गुड़गांव एनसीआर को जोड़ता है, गुड़गांव से आप बादली की तरफ आओगे, उस रोड की हालत देखो। गुड़गांव से आप फरूखनगर जाओगे, उसकी हालत देखो। फरूखनगर गुड़गांव दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाओगे, बहादुरगढ़ से आप झज्जर की तरफ जाओगे, उस रोड की हालत देखिए। तो कारण क्या है, जो सड़कें हैं, सड़कों का जाल ये नहीं बिछा पा रहे। दूसरा, आज एजुकेशन की जो बात थी, देखिए मैं बड़ी ये धरातल की बात कर रहा हूँ। जब तक मेरे देश का युवा अगर शिक्षित नहीं होगा तो मेरा देश और मेरा प्रदेश दोनों विकसित नहीं हो सकते। अगर युवाओं के बारे में कोई भी, आप ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हर चीज पे क्या गरीब परिवार का बच्चा, किसी ने MBBS करनी है, BMS करनी है, किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, क्यों नहीं उनकी तरफ फोकस किया जा रहा? मैं मानता हूँ मेरा ब्योंत, आपका ब्योंत या किसी और का, वो अपने बच्चे को बाहर भेज देगा, और उसके बारे में ये क्या सोच रहे हैं? तीसरा जो मेरा इनसे एक सवाल है, ये बार बार एक बात कह रहे थे कि हमने किसान की आय दुगनी कर दी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पिछले लगातार 3 साल से किसान को मारा जा रहा है। बारिश की मार पड़ रही है, कभी जाड़े की मार पड़ रही है। किसान के मुआवजे की जो बात करते बजट में भी इन्होंने की है, और किसान से आप जाके ये पूछिए कि किसान की आय दुगनी हुई या आय घटी? किसान आज सल्फास खाने को मजबूर हो रहा है। लेकिन ये वाली बात मेरी कई बार धनखड़ साहब से हुई है, बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं। तो वो तो जैसे जब कृषि मंत्री थे, अभी हालांकि वो कृषि मंत्री नहीं रहे, अब वो भाजपा के अध्यक्ष हो गए हैं, तो वो तो कहते हैं जी किसानों को जब नुकसान होता है और उसके बाद जब हम उनको चेक देते हैं तो चेक देने से पहले ही मेरा मन किसान से पहले करने लग जाता है कि इस चेक पे जो राशि लिखी गई है तो मैं तो नाचूं, मोर बन के नाचूं। तो इतना कुछ तो दे रहे हैं, आप कह रहे किसानों को दे नहीं रहे। जी बिल्कुल, जब तो किसानों ने नचा दिया ना। कहाँ नचाया? किसानों ने तभी तो नचा दिया ना। उनका मन करता था, मैं भी उनकी बाइट सुनता था, स्टेटमेंट सुनता था, मन करता था, किसानों ने नचा दिया। मैं आज उनकी मैं और धनखड़ साहब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, तो मैं धनखड़ साहब से एक बात आप पूछना याद करके, आप कभी बात होंगी कि धनखड़ साहब 16,500 परिवार, 16,500 एकड़ जमीन, सॉरी परिवार कह गया, 16,500 एकड़ जमीन आपके किसान बादली हल्के के पिछले 3 साल से लगातार मार झेल रहे हैं, और उन किसानों को पिछले 3 साल से कितना मुआवजा आप दिला पाए? और धनखड़ साहब से ये भी पूछना कि आपके इलाके में एक किसान मॉडल संस्कृत स्कूल खुला था सुबाना के अंदर, हमने उसकी आधी बिल्डिंग पड़ी है जी। आज वो बिल्डिंग को 3 साल इनके राज ये गए, 5 साल वो 8 साल में धनखड़ साहब ने रोकने का काम किया। वो उसके इलाके की बात कर रहा हूँ। तो आपकी मुलाकात तो अक्सर होती रहती है। नहीं, मैं तो पूछता हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं धनखड़ साहब? अब तो इतने बड़े नेता बन गए हैं, प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीधे संपर्क प्रधानमंत्री जी से हैं, नड्डा जी से हैं, मुख्यमंत्री से। तो आपके इलाके की छोटी सी समस्या के धनखड़ साहब हल नहीं करवा पाते? क्या बात कर रहे हैं? मुकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे बड़े भाई, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपके मैंने आप लोगों से बहुत सीखा जी। अगर मेरी बात आपको कोई झूठ लगे तो जो मेरा भाई मेरे को जुर्माना देगा, जो नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं, आप पड़ोसी हो ना एक दूसरे के। जी नहीं, मैं आपको एक खुली एक छूट दे रहा हूँ। मैं जो मेरा भाई मेरे को सजा देगा, मुझसे मंजूर है जी। आप बादली हल्के के सड़क उनकी हालात देखिए। दूसरा, आप धनखड़ साहब से ये पूछो कि बादली क्षेत्र में आप पिछले 5 साल मिनिस्टर रहे और आज बीजेपी के सबसे ताकतवर हो, आप प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से ताकतवर है। आज बादली हल्के में इन्होंने, मैं कहता हूँ, मैं उनका धन्यवाद किया था, बादली को सब डिवीजन बनाने का काम किया था। 5 साल में धनखड़ साहब ने एक ईंट बादली हल्के की सब डिवीजन के लिए नहीं लगाई। 4 हमारे हॉस्पिटल थे, 50 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा करवाई दिल्ली में, धनखड़ साहब ने एक ईंट अगर आज बादली के हॉस्पिटल में लगाई हो। पाटौदा के इसके स्वयं के गांव ढाकला में हॉस्पिटल में एक ईंट लगाई हो, माचरोली की। दूसरा, 2 हमारे पुलिस स्टेशन घोषित हुए थे धनखड़ साहब के टाइम में, बादली का और माचरोली का। अगर आज तक एक ईंट लगवाई हो तो पूछ लो। बादली टू झज्जर रोड पे आप चले जाओ, आप देख लेंगे हालत क्या है। मतलब ये झूठी बातें, लेकिन ये वाली बातें, ये जो बातें हैं कुलदीप वत्स जी, ये मुझे तो पता नहीं थी, लेकिन अब तो वो इतने बड़े नेता है, हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
उसमें हरियाणा के अध्यक्ष मतलब 2-4 ईंटें जो आप बोल रहे नहीं लगा पा रहे, ऐसा तो मैं आपकी बात पे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो जनता ही पता नहीं अब आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है। मैं तो धनखड़ साहब से ये वाली बात पूछ के रहूंगा जब मिलूंगा। सर मैं देखिए धनखड़ साहब और मेरे ही कहने से कुछ नहीं होगा। आप बादली की जनता के आपके टीवी के चैनल के सर्वे को भिजवाओ और आप उनसे पता करो कि बादली हल्के के किसानों को कितना मुआवजा मिला, कितनी सड़कें टूटी पड़ी है। पिछले धनखड़ साहब की हटकर्मी से मैंने टेंडर छुटवाया झज्जर टू बादली टू ढांचा बॉर्डर, वो इन्होंने कैंसिल कराया, आज दोबारा फिर छुटवाया। अब मैं कल डिप्टी सीएम से मैंने विधानसभा पूछा भाई क्या हो रहा, कहेंगे जी आप सब जानते हो। तो सब जानते हो क्या मतलब धनखड़ साहब को इस इलाके में इलेक्शन में हरा दिया तो धनखड़ साहब उनका खून निचोड़ेंगे या उनका कोई मतलब उनका बल निकालेंगे? थोड़ा सा मेरे को विस्तार से समझाना। ये जो ये आखिरी एक मिनट कुलदीप जी जल्दबाजी नहीं करते, अपने पास अच्छा समय आराम से बात करते हैं। आपकी और मेरी बात पहली बार ही हो रही है आज, है ना। और ये जो आप बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी से आपने पूछा कि जो बादली हल्के का विकास है वो नहीं हो रहा और उन्होंने कहा आप सब जानते हो, इसके मायने क्या निकाले आपने? इसके मायने बता दिया कि भाई इलेक्शन बादली की जनता ने हराया तो लोगों का जितना नुकसान हो सके, कि धनखड़ साहब ये चाहते हैं कि भाई जितना नुकसान हो मैं करूं। आप मुकेश जी 2-3 चीजें हैं जी। आप एक छोटा सा काम है झज्जर टू बादली रोड सड़क जी, पिछले 3-4 साल ये निकल गए, 3 साल 5 साल हो गए, हमारी जनता की लोगों की चीख सुनो आप जाके। आप मेरे को जुर्माना, मैं कह रहा हूँ आप अगर ये मेरी बात झूठी निकली तो मैं राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं ऐसा क्यों करें, हम तो पत्रकार हैं जी, ईमानदारी से सवाल पूछते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मुझे जानते होंगे तो इस पे तो आप आरोप नहीं लगा सकते जी। मैं आज आपको एक चीज और कह रहा हूँ जी, मेरा दिल दुखी है इस बात के लिए कि आज बादली की जनता के साथ इतने बड़े अत्याचार कर रहे हैं। बादली टू बुकनिया वाला रोड है, बादली टू भादरगिर का रोड है, मिनी सेक्रेटरीट का जो इन्होंने घोषणा की, मैंने संघर्ष करके उसको चालू कराया, उसको भी रुकवाने का फिर दोबारा काम किया जा रहा है। सुबाना के मॉडल संस्कृति स्कूल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसका जो आधार शिला रखे हैं उसका 60% काम पूरा हुआ पड़ा, 40% काम बाकी था जो जर्जर हालात में पड़ी है सुबाना के किसान संस्कृति मॉडल स्कूल के। आप जाके देखो ये चीज जी, बाईपास था सुबाना का। तो कोई ये कोई बदला बदली की राजनीति करने से कोई अच्छा थोड़ी होगा। 3 साल से मेरा किसान भाई मरा पड़ा है, 3 साल से मुआवजा आप जाके पूछो किसान भाइयों से कि आप लोग आपको कितना मुआवजा मिला। इनका आप ये सारे के सारे आरोप धनखड़ साहब पे इसलिए तो लगा रहे क्योंकि आप उनके डायरेक्ट राजनीतिक विरोधी हैं। देखिए सर ये पब्लिक है, ये सब जानती है जी। अगर सर मेरी बात में कहीं झूठ होगी तो मुझे पब्लिक सबक सिखाएगी। अगर मुझे कोई मेरी बात में गलत होगी तो मुझे, और आप भी बड़े भाई हो हमारे, आप जो सजा दोगे हमें मंजूर है। नहीं हम तो सजा देने वाले कौन होते हैं, हम तो छोटे से पत्रकार हैं। देखिए मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, ये देश की जनता सुन रही है आपके इस चैनल से कि एक विधायक हूँ मैं, जिम्मेवारी लोगों के जनप्रतिनिधि के नाते मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ तो मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। आज मेरा किसान मरा पड़ा, मेरा बीपीएल परिवार मरे पड़े, आप मैंने विधानसभा में उठाया। जो बीपीएल के नाम से पीपीपी के नाम से इतना बड़ा खेला हो रहा है, आज पूरी प्रदेश की जनता परेशान है। मेरे बादली हल्के के हजारों 10,000 15,000 लोग हैं जिनके मैंने मुख्यमंत्री जी को पेश किया। मुख्यमंत्री जी ने कुछ माना, कुछ गलत हुआ, कुछ हो गए खेल के, पर मैं मुख्यमंत्री जी को 10-15 हजार जो मेरे पास पड़े मैं सारे भिजवाऊंगा जी। तो है मुकेश जी हकीकत में। चलिए अगर मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात मुझे लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से भी पहुंच रही होगी और इसको और अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जल्द आपसे 1-to-1 मुलाकात भी होगी, फिर आमने सामने बैठकर आपसे और बात होगी। फिलहाल आज जो बजट का दिन है, आपने साफ गोई से अपनी बात रखी, अपने इलाके की बात रखी और जो इलाके में समस्या आ रही है दूसरे पार्टी का विधायक होने के कारण वो बात रखी। आधा मिनट और लूंगा मुकेश जी। जी आधा मिनट लूंगा। आप इस बजट में पूरा इस बजट को खोल के देखो, जिला झज्जर के लिए क्या दिया इस बजट में। अच्छा, बादली की छोड़ दो, जिला झज्जर के लिए बता देंगे ये दिया है। अच्छा, तो उसमें भी यही खेल है। आप चेक करो सर। हाँ। सर आप चेक करो प्लीज। ठीक, आप चेक करो। हाँ, मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं जा पाया हूँ। देते हैं भारत माता की जय, गौ माता की जय। हाँ। ये सुना 400 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ। पर मुझे दुख है, मैं
हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, मैं खुद एक हिंदू और ब्राह्मण जाति से हूँ, मैं भगवान को भी मानता हूँ और आदमी कर्म से, ब्राह्मण कर्म से नीच होता, जात किसी की भी होती है। हाँ। पर मुझे दुख होता है कि मेरी गौ माता हाँ। रोडों के ऊपर कूड़ा खा रही है। तो वो बढ़ाया ना, पेट भर रही है सर्दी में। बढ़ाया ना कुलदीप जी, बढ़ाया ना, बढ़ाया ना। देखो 40 करोड़ का बजट था गौ माता के लिए, 40 करोड़ का बजट था गौ माता के लिए, खट्टर साहब ने सीधा 400 करोड़ का कर दिया। और क्या करें, कर दिया 400 करोड़। मैं कहता हूँ, मैं स्वागत करूंगा इसको, अगर वो 4000 करोड़ भी कर देते मैं स्वागत करता हूँ इस बात के लिए। पर 400 करोड़ किया है सर मुझे मैं आपके चैनल के माध्यम से खट्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 400 करोड़ तो कम से कम आप जल्द से जल्द गौ माता के उसकी सेवा के लिए लगाए सर। रोडों के ऊपर गौ माता आज भूख के पेट, उनको कुछ मिलता नहीं, गौशाला में उनको लेते नहीं। आज गौ माता के नाम से जो ये बोर्ड बटोरते थे, आज गौ माता की आप हालत जो आज देखोगे, जैसे मतलब ये बड़ा दिल को ठेस लगती है कि भाई मतलब जब हमारी गौ माता का नारा देते, गौ माता रोडों पे कोई भूख से मर रही है, कोई सर्दी से मर रही है, तो ये कुछ न कुछ मैं स्वागत करूंगा अगर ये कोई इसमें को काम करेंगे तो। जी बिल्कुल, और ये अच्छी बात है कि गौ माता के लिए 40 करोड़ से बढ़ाकर बजट 400 करोड़ का कर दिया है। इससे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को तो खुशी होगी, लेकिन गौ माता या गौवंश जिस तरीके से आवारा सड़कों पे घूमता है उसमें एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें भी कमी आएगी। इसका ये पहलू भी आप एक तरीके से देख सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है। और कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े सूर्य समाचार पर, आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हरियाणा का बजट का जो ये विशेष हमने बुलेटिन किया, इस बुलेटिन को यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह अभी भी लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।